हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टैक्स गुरुकुल की इस डीटी की पाठशाला के अंदर। और मैं हूं आपका दोस्त और डीटी का घोष प्रोफेसर अमित राजपुरोहित। दोस्तों, ये अपना महा मैराथन का आज डे 3 है और आज हम करने वाले हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपके सीए इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हेड्स ऑफ इनकम की अगर हम बात करें, वहां पे ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी अटेम्प्ट के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। समटाइम्स इट इज आस्क्ड फॉर 3 to 4 मार्क्स, समटाइम इट इज आस्क्ड फॉर 6 to 7 मार्क्स। सो वेटेज वहां पे अलग अलग आपका क्या रहता है। प्लस दे आर सम अमेंडमेंट्स ऑल्सो, एक दो अमेंडमेंट भी है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, कुछ और पॉइंट्स भी है वो भी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो फटाफट आइए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जैसा मैंने बताया कि नोट्स आपको टेलीग्राम, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल जो हमारा टैक्स गुरुकुल फॉर सीए CS CMA जो है, वहां पे आप जाइए टेलीग्राम पे, वहां पे आपको नोट मिल जाएंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के। और दूसरी बात है फ्रेंड्स, इससे पहले भी 2 लेक्चर हो चुके हैं महा मैराथन के। ये जैसे कि आप सबको पता है कि डे 3 का ये 3rd लेक्चर है। पहला लेक्चर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एंड रेसिडेंशियल स्टेटस और दूसरा आपका इनकम फ्रॉम सैलरी का है, जो बहुत ही क्रिस्प तरीके से अमेंडमेंट्स के साथ में मैंने करवाया है। आप फटाफट जाइए और चैनल पे वहां पे थोड़ा सा ढूंढिए। हालांकि सैलरी के नीचे तो मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा था, वहाँ डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे रखा था, बट अब थोड़ी सी मेहनत कीजिए। जब आप आई गए हैं तो थोड़ा सा चैनल पे ढूंढिए, आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, खास करके उन लोगों से जिन्होंने पहले 2 लेक्चर देख रहे हैं और अभी ये तीसरा लेक्चर देखने के लिए आया, कि अगर आपको वो दोनों लेक्चर अच्छे लगे हो और ये जो महा मैराथन जो हम कर रहे हैं, अगर ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ दोस्तों आप वहां पे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम जितना हो सके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर फ्रेंड्स के साथ में, जो IT OT ट्रेनिंग के फ्रेंड्स हैं उनके साथ में, दूसरे जो आपके क्लासेस के फ्रेंड्स हैं उनके साथ में, इसके अलावा अलग अलग टेलीग्राम चैनल्स वगैरह पे भी आप जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और जैसा कि आपको पता है, एप्रिसिएशन इज मोटिवेशन, दिस इज द वे ऑफ एप्रिसिएशन। नाउ फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम, हम आज का जो हमारा टॉपिक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। बेटा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो चार्जिंग सेक्शन है वो 22 वो क्या बोलता है आपका, कि इनकम रिसीव फ्रॉम लेटिंग आउट और annual value of house property will be taxable under the head income from house property following conditions are satisfied. Any income received from लेटिंग आउट, या तो आपने हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट किया है, या मान लो लेट आउट नहीं किया है, तो एक ऐसा केस भी होता है जहां पे बिना लेट आउट किए भी आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करना पड़ेगा, वो डीम लेट आउट के केस में। तो उस केस में आपको एनुअल वैल्यू लेना है वहां पे। सो इनकम रिसीव फ्रॉम लेटिंग आउट और एनी इनकम रिसीव फ्रॉम लेटिंग आउट, किराए पे देने से जो इनकम आ रहा है, या फिर एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ डीम लेट आउट के केस में वहां पे, ठीक है, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है क्यूमुलेटिवली। पहली कौन सी सर? देयर शुड बी अ हाउस और बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट देयर टू। बेटा, कोई हाउस होना चाहिए या फिर कोई बिल्डिंग होना चाहिए, या उस हाउस या बिल्डिंग से लैंड अपार्टमेंट होना चाहिए। बात समझना बेटा, हाउस या बिल्डिंग का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ रेसिडेंशियल ही होगा बेटा। हाउस या बिल्डिंग का मतलब कमर्शियल हो सकता है, एक शॉप हो सकता है, एक फैक्ट्री हो सकता है, एक ऑफिस हो सकता है, या फिर आपका रेसिडेंशियल भी हो सकता है। तो हाउस या बिल्डिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल नहीं होता बेटा, अगर कोई कमर्शियल भी है वो भी आ जाएगा, ठीक है। या फिर कोई बिल्डिंग है, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, या फिर उस हाउस या बिल्डिंग से लैंड अपार्टमेंट मतलब उससे अटैच बिल्डिंग, जैसे अटैच एरिया, जैसे कि पार्किंग होता है, पार्किंग बराबर, पार्किंग इज नॉट अ हाउस, पार्किंग बिल्डिंग नहीं है, वो एक तरह से लैंड है जो अटैच्ड है किससे, ये उस हाउस से या बिल्डिंग से। या फिर गार्डन होता है, अगर उससे भी वहां पे कुछ किराया आता है, कुछ रेंट आता है, इट विल बी आल्सो टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम, से पहली बात ही कंडीशन है वहां पे। तो देयर शुड बी हाउस और बिल्डिंग लैंड अपार्टमेंट देयर टू। दूसरा आपका कंडीशन है, सच हाउस और बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट देयर टू शुड बी ओन बाय असेसी, ठीक है, ओन बाय असेसी। ऑब्वियसली जो हाउस है या बिल्डिंग है उसका मैं ओनर होना चाहिए। अगर मैंने किसी से किराए पे लेकर के आगे किराए पे दिया है, तो बेटा मैं वहां पे ओनर नहीं हूं, वहां पे आपका क्या हो गया,
मैं फर्दर उसको लेट आउट कर रहा हूं वहां पे, तो उस केस में बेटा वो जो रेंटल वैल्यू मेरे को मिलेगा दैट विल नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ध्यान रखना। और उसके बाद में अच्छा आगे क्या बोलता है, ओनरशिप के अंदर वहां पे लीगल एज वेल एज डीम्ड ओनरशिप भी आ जाता है, चाहे मैं लीगल ओनर हूं या चाहे डीम्ड ओनर, अंडर सेक्शन 27 अभी डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे केसेस है जहां पे डीम्ड ओनरशिप वहां पे माना जाएगा कि भाई लीगल ओनर भले ही वहां पे वो नहीं है लेकिन डीम्ड ओनरशिप को भी वहां पे ओनर मान लिया जाएगा और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मेरे एंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन, सच हाउस ऑफ बिल्डिंग शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द असेसी। इसका मतलब क्या है सर, इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर मान लो वहां पे मेरा मेन जो बिजनेस है वही हाउस या बिल्डिंग किराए पे देने का है, मेरा मेन जो बिजनेस है वही क्या है, लेट आउट करने का है, मैं मेन जो मेरी एक्टिविटी ऑफ जो भी आपका अर्निंग इनकम है वो है मैं लेट आउट करता हूं प्रॉपर्टी, लेट आउट करता हूं प्रॉपर्टी किराए पे देता हूं, अगर ऐसा है तो फिर वहां पे आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। बट ये तीनों कंडीशन आप क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई करते हो तो जो इनकम मिलेगा, जो रेंटल वैल्यू मिलेगा या फिर वहां पे एनुअल वैल्यू का, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। Income from letting out from such house property will be taxable under the income from house property if letting out is not the business of the assessee, that I told you। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसा कि आपके सामने ये स्क्रीन पे आपको दिख जाएंगे, वहां पे थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखने में आसानी हो। अल्लाह जी पहले मैं ये चीज अभी नोटिस में आया, प्रोफेसर नोट के अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स वहां पे बता रखे हैं कि प्रॉपर्टी मींस रेजिडेंशियल कमर्शियल, जो मैंने बता दिया आपको कि फ्लैट, शॉप, वेयर हाउस, फैक्ट्री, गोडाउन, एवरीथिंग फैक्ट्री को किराए पे देता हूं दैट आल्सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, गोडाउन देता हूं दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन मान लो मेरा बिजनेस ही है कि मैं बहुत सारे गोडाउन वगैरह वेयर हाउस वहां पे मेरे पास में और मेरा काम ही यही है मैं किराए पे देता हूं, तो इन दैट केस बेटा वो मेरा बिजनेस हो गया, वो मेरा पीजीपी इनकम हो गया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, अभी बताया कि मैंने किराए पे लेकर के आगे किराए पे दिया, तो सबलेटिंग वो या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा या फिर आपका पीजीपी में जाएगा, ध्यान रखना इधर नहीं आएगा। सर पीजीपी में कब जाएगा, अगर सब लेटिंग मेरा बिजनेस है, किराए पे लेके किराए पे देता हूं, ये मेरा बिजनेस है, अदरवाइज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा। ठीक है, सब लेटिंग कॉन्सेप्ट मींस वेयर असेसी हैज टेकन हाउस प्रॉपर्टी ऑन रेंट एंड फर्दर ही हैज प्रोवाइडेड द सेम प्रॉपर्टी ऑन रेंट फॉर अदर पर्सन। ठीक है, इन केस ऑफ असेसी नॉट ओनर ऑफ द सेड हाउस प्रॉपर्टी देन द इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और पीजीपी एज द केस में बी एज आई टोल्ड यू। ठीक है, लैंड अपार्टमेंट का मतलब बता दिया है कि जो लैंड कनेक्टेड है बिल्डिंग हाउस से, जैसे कि पार्किंग एरिया, गैराज, गार्डन एक्सेट्रा, इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ वैकेंट लैंड विल बी टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और पीजीबी एज द केस में भी। अगर खाली प्लॉट है उसको किराए पे दिया है, बराबर है, तो वो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं, क्योंकि देयर मस्ट बी हाउस और बिल्डिंग, देयर मस्ट बी हाउस और बिल्डिंग, ये चीज ध्यान रखना। प्लॉट से जो आएगा वो या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा और मान लो मेरा बिजनेस है तो पीजीपी में चला जाएगा। ठीक है, इफ असेसी कंपनीज मेन बिजनेस, देयर इज अ केस चेन्नई क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड का एक केस लॉ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, वो क्या बोलता है कि अगर जो असेसी है, असेसी का मेन बिजनेस ही प्रॉपर्टी लेट आउट करना है, प्रॉपर्टी क्या करना है, लेट आउट नहीं है, असेसी का मेन बिजनेस है, और उसके जो एमओए होते हैं उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में भी ये चीज लिखा हुआ है कि असेसी का मेन बिजनेस है क्या है, प्रॉपर्टी लेट आउट करना, जो एमओए जो भी ऑब्जेक्ट क्लॉज वगैरह होते हैं उसके अंदर लिखा हुआ है कि मेन ऑब्जेक्ट वहां पे क्या है, प्रॉपर्टी अक्वायर करना या प्रॉपर्टी वहां पे बनाना और उसको लेट आउट करना। इसके अलावा जो सब्सटेंशियल इनकम है, जो मेजॉरिटी ऑफ पार्ट ऑफ जो इनकम उसको मिल रहा है असेसी को, वो इसी एक्टिविटी से मिल रहा है, लेट आउट से मिल रहा है, तो इन दैट केस बेटा ये उसका वहां पे क्या हो गया, बिजनेस हो गया, ये इसके लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ना आकर के पीजीपी में चलाएगा। यही बोलता है ये असेसी कंपनीज मेन बिजनेस एज पर इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज एक्वायरिंग हाउस प्रॉपर्टी एंड लेट आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो मैक्सिमम इनकम ऑफ द असेसी इज फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, देन लेटिंग out is business of the assessee and income from such activity shall be taxable income under the head PGP and not under the head income from house property। उसके बाद मैंने बोला बेटा आपको बोला था कि डीम्ड ओनरशिप के कुछ केसेस है, देयर आर सम केसेस जहां पे डीम्ड ओनरशिप, वहां पे मतलब क्या है कि असेसी वहां पे ओनर नहीं है फिर भी उसको वहां पे क्या मान लिया जाएगा, ओनर मान लिया जाएगा और इनकम उसके एंड में टैक्सेबल होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझना वहां पे कि बेटा मेरे पास में एक मान लो घर है, मिस्टर ए आर पी बराबर है, ये मेरे पास में एक घर है, एक सुंदर सा घर है, ठीक है, ये सुंदर, अब बोलोगे सर ऐसा कैसा घर है, माई हाउस इज माई हाउस नन ऑफ योर हाउस, ध्यान रखना मेरी जो इनकम फ्रॉम सैलरी है बेटा वो है आपका फॉर एग्जांपल 2,50,000 एग्जैक्टली,
अब मान लो मैंने इस घर को लेट आउट कर रखा है तो मेरे को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी आ रहा है वहां पे 2,50,000, बराबर है। 2,50,000 मेरे को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रहा है, ठीक है। ये मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। बेटा मेरी टोटल इनकम कितनी होगी? मेरी टोटल इनकम, आप बाकी डिटेल्स मत लाना एक बार, है ना। मेरी टोटल इनकम होगी 5 लाख और मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। आप ये मत बोलना कि सर रिबेट विबेट वहां पे, सर एक बार साइड में जाने दो ना सारी चीज। कहने का मतलब अप टू 2,50,000 आप बेसिक इन्कम है उसके ऊपर जाएगा तो आपको टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। सो मैं क्या करता हूं, ये टैक्स बचाने के लिए, ये टैक्स बचाने के लिए मैं क्या करता हूं कि ये जो हाउस है, ये जो हाउस है, ये हाउस तो मेरा टूट गया, कोई बात नहीं, फिर से बना लेते हैं। अंबुजा सीमेंट से बना हुआ है। तो ये जो हाउस है वहां पे मेरी लुगाई है, मेरी लुगाई, उसको मैं ट्रांसफर कर देता हूं मिसेज ARP। बोले सर ऐसी कैसी है? बोले जैसी भी है मेरी है ना। हाँ, तो मिसेज ARP मैं उसको ट्रांसफर कर देता हूं, बराबर है। ट्रांसफर कर देता हूं, ये हाउस में क्या कर देता हूं, ट्रांसफर, मतलब लीगल डॉक्यूमेंट पे मैं उसके नाम पे करवा देता हूं घर वहां पे। बदले में ये मेरे को क्या दे रही है? लव एंड अफेक्शन, दैट्स इट भाई। बीवी से पैसा मिलने का आप उम्मीद ही नहीं कर सकते। लव एंड अफेक्शन। बोले सर वैसे नहीं मिलता। अरे कहाँ मिलता है यार, तुमको पता है ना, कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो बदले में लव एंड अफेक्शन वहां पे मिल रहा है, ठीक है। अभी जो लव एंड अफेक्शन के बदले मैंने घर ट्रांसफर किया, ऐसा मैं इनकम टैक्स को बोलूंगा तो इनकम टैक्स वाले क्या बोलेंगे? वाह हमें मिले तुमको वहां पे, है ना, हमें मिले। तो अभी देखो मेरा मोटिव क्या है वो समझो। मेरा मोटिव ये है कि बेटा ये जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है ना, ये यहाँ पे टैक्सेबल न हो करके ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहाँ चला जाएगा? ठीक है, मिसेज ARP के हैंड में, मिसेज ARP के हैंड में वो चला जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2,50,000। तो इन दैट केस बेटा यहाँ पे नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी कोई टैक्स नहीं आएगा, नो टैक्स। अब आप देखोगे कि यहां पे जो ट्रांसफर किया गया है वो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए, विदाउट कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफर किया है। जो भी ट्रांसफर, अभी लव एंड अफेक्शन इज नॉट कंसिडरेशन, दैट इज नॉट कंसिडरेशन, बराबर है। बोलने को बोल सकता हूं वहां पे, मैंने इनकम टैक्स वाला बोला हु द हेल आर यू टू आस्किंग मी कि आप फ्री में दे रहे हो, या मैं बोल दूंगा ड्यू टू लव एंड अफेक्शन में दे रहा हूं वहां पे। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रेंड, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बेटा ये जो मैं दे रहा हूं वहां पे, बराबर है, और उसके बदले मेरे को कोई कंसिडरेशन नहीं मिला, या मैंने कोई कंसिडरेशन लिया नहीं है, या फिर वहां पे विदाउट कंसिडरेशन, या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, 1 रुपए ले लिया मैंने, बराबर है। तो ये किया क्यों गया है? जो मैंने आपको पहले, देखो सबसे पहले मैं समझा दिया वाई ऐसा किया क्यों जा रहा है, तो मैंने आपको बता दिया टैक्स बचाने के लिए। तो इनकम टैक्स ये चाल समझता है वहां पे, और वो क्या बोलेगा कि भले इस हाउस प्रॉपर्टी की लीगल ओनर वहां पे, लीगल ओनर कौन है वहां पे? मिसेज ARP, मिसेज ARP लीगल ओनर, और वही बनी रहेगी। सरकारी कागजात में वहां पे उस घर का ओनर मैं नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझे फिर से ट्रांसफर न कर दे। तो वहां पे लीगल ओनर तो मिसेज ARP रहेगी, लेकिन सेक्शन 27 के हिसाब से मैं वहां पे इनकम टैक्स के लिए क्या मान लिया जाऊंगा? डीम्ड ओनर मान लिया जाऊंगा, मिस्टर ARP। और उस केस में वहां पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किसके हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा? मेरे हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा। तो बराबर है, मतलब ये इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फिर से मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा, फिर से मेरे को टैक्स पे करना, मतलब वो इसके हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा, वो मेरे हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा। सो दीज आर सम केसेस जहां पे लीगल ओनर कोई और है बेटा, लीगल ओनर कोई और है वहां पे, और डीम्ड ओनर किसी और को माना जा रहा है, ये समझने की जरूरत है वहां पे। तो कुछ ऐसे केसेस जो फटाफट एकदम हम डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से ऐसे केसेस सर? तो सर पहला केस है वहां पे आपका सेक्शन 27 डीम्ड ओनर का है। पहला केस है आपका ट्रांसफर टू स्पाउस, ट्रांसफर टू स्पाउस, ट्रांसफर टू स्पाउस, बराबर, स्पाउस जो दिल में बसता, स्पाउस, ट्रांसफर टू स्पाउस, स्पाउस को ट्रांसफर किया, ट्रांसफर टू स्पाउस। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी बाय एन इंडिविजुअल टू हिज ऑब्लिक हर स्पाउस, स्पाउस का मतलब हस्बैंड या वाइफ दोनों हो सकता है, जहां जहां पे जो भी सिचुएशन है, ठीक है। फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन, बेटा अगर प्रॉपर मान लो उसका 80 लाख वहां पे घर का वैल्यू था, और वहां पे जो ट्रांसफर किया मिस्टर ARP ने वो 80 लाख के लिए क्या है, 1-2 लाख ऊपर नीचे तो वो ठीक है चलता है, लेकिन वो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है, कंसिडरेशन दिया है। तो बेटा यहां पे वहां पे जो लीगल ओनर है वही ओनर माना जाएगा, मतलब 250 मिसेज ARP के हैंड्स में ही
इनकम मानी जाएगी, ना कि मिस्टर एआरपी। मिस्टर एआरपी को डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा। बट यहां पे कौन सी सिचुएशन है, जब ट्रांसफर किया गया है और वहां पे, ठीक है, वहां पे इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, विदाउट कंसिडरेशन है, तो इन दैट केस असेसी, मतलब जिसने ट्रांसफर किया, मिस्टर एआरपी, एआरपी ट्रांसफरर शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी ऑल्दो स्पाउस इज लीगल ओनर। मतलब मिसेज एआरपी लीगल ओनर है, बट स्टिल मिस्टर एआरपी को वहां पे डीम्ड ओनर मान दिया जाएगा, एक्सेप्ट फॉर द प्रॉपर्टी ट्रांसफर इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू लिव इन अपार्ट। अलग रहने का वहां पे एग्रीमेंट है। आपको याद होगा कि अभी तो चलो डाइवोर्स हो चुका है, ऋतिक रोशन और उसकी वाइफ जो सुजैन खान है, उन दोनों का डाइवोर्स होगा, लेकिन डाइवोर्स होने से पहले वो कुछ टाइम तक अलग अलग घर में रहते थे। ऋतिक रोशन ने जो सुजैन खान और अपने बच्चों को रहने के लिए घर दिया था, बराबर। अब वो घर क्यों दिया है, क्योंकि वो दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट लिव इन अपार्ट का। मेरी बात समझो, डाइवोर्स होने के बाद में दे आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ, तो फिर वो ये वाला क्लॉज आएगा ही नहीं वहां पे, क्योंकि स्पाउस ही नहीं है। ये बात हो रही है कि भाई कोर्ट ने एक टाइम डिसाइड किया था कि भाई डाइवोर्स होने में टाइम लगता है ना, टिल दैट टाइम तो वो हस्बैंड एंड वाइफ थे, स्पाउस थी वहां पे उसकी। तो इन दैट केस बेटा ऋतिक रोशन ने एक वहां पे घर अपनी वाइफ को रहने के लिए दिया, उसके बच्चों को वहां पे रहने के लिए दिया, और वहां पे ऑब्वियसली उनके बीच में एग्रीमेंट था लिव इन अपार्ट, अलग अलग रहेंगे। तो उस केस में अगर घर ट्रांसफर किया जा रहा है तो इसका मतलब बेटा कोई चीटिंग नहीं हो रही है, यहां पे कोई टैक्स प्लानिंग नहीं हो रही है। तो उस केस में ऋतिक रोशन को डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा, जो सुजैन खान है वो लीगल ओनर है, वही ओनर मानी जाएगी। क्लियर है ये चीज बेटा। तो इन केस ऑफ अगर वहां पे लिव इन अपार्ट का एग्रीमेंट है तो बेटा वहां पे आपका नहीं आएगा ये वाला क्लॉज। इसके बाद में आता है ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड। ठीक है, ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड डीम ओनरशिप के केस में कि भाई मेरी डॉटर है, जियाना नाम है उसका, बराबर है, एंड ड्यू टू लव एंड अफेक्शन मैंने उसके नाम पे घर कर दिया। जैसा मैंने मेरी लोई के नाम किया था, लोई की जगह मेरी बेटी है, मेरी डॉटर है, शी इज 2.5 ईयर ओल्ड, एंड वहां पे ड्यू टू लव एंड अफेक्शन मैंने उसके नाम से घर कर दिया कि यार मेरी बेटी है, लव एंड अफेक्शन में कर दिया वहां पे। बेटा यहाँ पे भले ही लव एंड अफेक्शन में किया है, बट यहाँ पे मेरा जो मोटिव है कुछ और है, जो उससे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रहा है वो मैं उसके हैंड्स में ट्रांसफर, वो तो माइनर है तो उसकी इनकम तो क्लब हो जाएगी, जरूरी थोड़ी वो मेरे हैंड्स में क्लब होगी, वो हो सकता है मेरी वाइफ के हैंड में भी क्लब हो जाए। समझो ना बात को, मतलब कहने का मतलब। तो जो भी अलग अलग केसेस है वहां पे उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने ट्रांसफर किया, और ये भी विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है। तो इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टू हिज हर माइनर चाइल्ड अदरवाइज देन द एडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए द ट्रांसफर वुड बी डीम्ड ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर। तो मैं वहां पे डीम्ड ओनर माना जाऊंगा, तो जो इनकम है मेरे एंड्स में आ जाएगी, एक्सेप्ट टू अ ट्रांसफर टू अ माइनर मैरिड डॉटर। अगर माइनर मैरिड डॉटर को ट्रांसफर किया है बेटा, तो फिर उस केस में मैं डीम्ड ओनर नहीं माना जाऊंगा, वही वहां पे लीगल ओनर है और वही ओनर माना जाएगा। सर ऐसा क्यों? ऐसा देखो बेटा, इंडिया जो है ना मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, यहाँ पे ऐसा है कि बेटी की शादी होगी वो पराई होगी वहां पे। तो अब किसके ऊपर कंट्रोल किया जाए? मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी किसके ऊपर? या तो वाइफ के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है, स्पाउस के ऊपर, वाइफ या हस्बैंड दोनों एक दूसरे पे कंट्रोल कर सकते हैं वहां पे, या फिर बच्चों के ऊपर, स्पेशली माइनर के ऊपर। मेजर हो गए फिर वो आपकी सुनने वाले नहीं है, तो माइनर के ऊपर कंट्रोल वहां पे रहता है, तो इसलिए इस तरह की चीटिंग हो सकती है। लेकिन अगर शादी हो गई बेटा, शादी हो गई, अगर माइनर मैरिड डॉटर वहां पे हो गई, तो फिर आपका कंट्रोल नहीं रहा, ऑब्वियसली वो चला गया उसके हस्बैंड के पास में, मतलब वो जैसा कहेगा वैसे ही मानना पड़ेगा उसको। जैसा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं ऐसा होना चाहिए बेटा, ऐसा होता है, ये जो सोसाइटी है वो ऐसी है। अब आप लोगों के साथ माइनर मैरिज जो होती है वो कहाँ होती है बेटा? आज भी होती है, ठीक है, गाँव में होती है, धड़ल्ले से होती है। तो कहने का मतलब, अगर वहां पे माइनर मैरिड डॉटर को ट्रांसफर किया गया है, भले वो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए किया जाए, बट वहां पे डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा। अच्छा, एक केस कि सर मैंने अमित राजपुरोहित ने अपनी स्पाउस के नाम पे या मेरी डॉटर के नाम पे एक चेक दे दिया, पैसा दे दिया, पैसा बराबर है, पैसा, घर नहीं ट्रांसफर किया, मैंने पैसा दिया, 1 करोड़ रुपए मेरी वाइफ को दे दिया या 1 करोड़ रुपए मेरी डॉटर को दे दिया वहां पे, और उन्होंने उस 1 करोड़ रुपए से घर खरीद लिया। क्या बेटा उस घर का डीम्ड ओनर में माना जाऊंगा? नहीं बेटा। यहां पे आप दोनों में देखोगे तो वहां पे क्या लिखा हुआ? ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, बराबर है। वहां पे आपका पैसे से उन्होंने घर खरीदा है, तो उस केस में मैं वहां पे डीम्ड ओनर नहीं माना जाऊंगा। हाँ, क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई हो सकता है, दैट इज अ डिफरेंट इशू। सो इफ मनी इज ट्रांसफर टू स्पाउट माइनर चाइल्ड and transferee acquires house property out of such money, transferor shall not be treated as deemed owner of the house property, however clubbing provision will be attracted।
ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट आता है वहां पे आपका डीम्ड ओनरशिप के अंदर होल्डर ऑफ एन इम्पार्टिबल एस्टेट। इम्पार्टिबल एस्टेट मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो लीगली डिविजिबल नहीं है, लीगली डिविजिबल नहीं है कि भाई जो राजा महाराजा होते थे उनके महल वगैरह होते थे, बेटा वो महल को लीगली डिविजिबल का वहां पे विल में नहीं लिखे आते, क्योंकि उनको पता अगर लीगली डिविजिबल कर दिया तो सब अपने 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 जितने भी उनके बच्चे बच्चे बच्चों के बच्चे पोते नाती होते जाएंगे, वो सब अपने अपने टुकड़े कर देंगे, वहां पे दीवारें हर जगह खड़ी कर देंगे, तो उस महल का चाम ही नहीं रहेगा। तो क्या करते थे वो ऐसे विल लिख के जाते थे कि बेटा इस महल के ऊपर जितने भी हमारे आने वाले वंशज है उन सब का अधिकार होगा, सारे के सारे मालिक होंगे, सब ओनर होंगे, बट ये महल कभी भी लीगली डिविजिबल नहीं होगा। तो उस केस में बेटा क्या होता है, वहां पे किसी एक ऐसे आदमी को केयर टेकर, एज ए केयर टेकर बराबर है एज ए होल्डर अपॉइंट किया जाता है, ताकि वो सारी प्रॉपर्टी की देख रेख करे वहां पे, क्योंकि अगर इतने सारे ओनर होंगे तो कोई प्रॉपर्टी की देखभाल नहीं करेगा वहां पे, कोई मेंटेनेंस वहां पे नहीं देखेगा, उसका इनकम लेने के लिए सब आ जाएंगे लेकिन खर्चे की बात आएगी सब अलग अलग हो जाएंगे वहां पे। तो उसके लिए केयर टेकर अपॉइंट किया जाएगा, बराबर है। अगर आपने मूवी देखी है प्रेम रतन धन पायो, सलमान खान की मूवी, तो उसके अंदर जो अनुपम खेर दीवान जी होते हैं वो कुछ ऐसा ही केयर टेकर टाइप का वहां पे आप बोल सकते हो कि वो इनकम इकट्ठी करते हैं जो भी प्रॉपर्टी से आती है, और फिर सब भाइयों बहनों सलमान खान उन मीन नितिन मितेश और स्वरा भास्कर उन सब में बांट देते हैं वहां पे। तो ऐसा ही एक होल्डर अपॉइंट किया था इम्पार्टिबल एस्टेट। इम्पार्टिबल एस्टेट का मतलब समझो ऐसी प्रॉपर्टी जो लीगली डिविजिबल नहीं है वहां पे, तो होल्डर ऑफ एन इम्पार्टिबल एस्टेट, इम्पार्टिबल एस्टेट। अच्छा, इस केस में लीगल ओनर कौन है, वो जो राजा महाराजा उनके वंशज। अगर हम प्रेम रतन धन पायो मूवी की बात करें तो सलमान खान, मीन नितिन मितेश और स्वरा भास्कर और वो एक और जो छोटी लड़की होती है वो ओनर है, क्योंकि वही उनके पिता की औलादे हैं वहां पे, या जिनके नाम पे विल लिखी गई है। लेकिन वहां पे केयर टेकर कौन है, वो दीवान जी। तो लीगल ओनर सारे के सारे वो है, बट वहां पे जो केयर टेकर है दीवान जी, उनको डीम्ड ओनर माना जाएगा और उनको टैक्स पे करना पड़ेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर वो कहां से पे करना है, अरे बेटा अपने पॉकेट से पे नहीं करना है, ऑब्वियसली इस प्रॉपर्टी की इनकम में से ही पे करना है। सो द इम्पार्टिबल एस्टेट इज अ प्रॉपर्टी विच इज नॉट लीगली डिविजिबल। द होल्डर ऑफ एन इम्पार्टिबल एस्टेट शैल बी डीम्ड टू बी द इंडिविजुअल ओनर ऑफ द ऑल द प्रॉपर्टी इन द एस्टेट, ठीक है। उसके बाद में मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और एओपी। जब कभी भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है और वो मान लो एक बिल्डिंग हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप अगर बॉम्बे में रहते हो या किसी और सिटीज वगैरह में रहते हो तो बिल्डिंग वगैरह बनाई जाती है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है। अब वो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है और मान लो मेरे को सोसाइटी में फ्लैट लेना है, तो मुझे उस सोसाइटी का मेंबर बनना पड़ेगा, मुझे उस सोसाइटी का शेयर परचेज करना पड़ेगा, चाहे एक शेयर ही क्यों ना परचेज करूं। तो मैं अब देखोगे आप बेटा, जो मेंटेनेंस का बिल आता है बराबर है, वो आपको सोसाइटी देती है, जिसके अंदर वाटर चार्जेस, बीएमसी के जो म्युनिसिपल टैक्स वगैरह सब जुड़े हुए रहते हैं। इसका मतलब वो जो पूरी बिल्डिंग का ओनर है ना, वो सोसाइटी है, वो हाउसिंग सोसाइटी है, वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, ना कि आप तो एक फ्लैट के वहां पे, क्योंकि आप शेयर होल्डर, तो आपको एक फ्लैट का अलॉटमेंट हो रखा है, आपको एक फ्लैट का क्या हो रखा है, अलॉटमेंट हो रखा है। बट वो जो बाकी का एरिया है, गार्डन हो गया, ठीक है, या और भी जो एरिया कम्युनिटी हॉल वगैरह, वो सोसाइटी उसकी मालिक है, ठीक है। आप देखना कभी भी जो बीएमसी वगैरह के या जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बिल्स वगैरह आते हैं वो सोसाइटी के नाम से आते हैं, कहने का मतलब। तो यहां पे कहने का मतलब है कि उस बिल्डिंग की मालिक कौन है, उस बिल्डिंग की मालिक है सोसाइटी, वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मालिक है, और आपको वहां पे फ्लैट अलॉट किया गया है, तो उस फ्लैट के आप मालिक नहीं हो, बेसिकली वहां पे लीगल ओनर उस फ्लैट की या उस पूरी बिल्डिंग की सोसाइटी है। बट क्योंकि आप वहां पे शेयर होल्डर हो, आपने पैसा दिया वो शेयर खरीदने के लिए, 1 करोड़ 2 करोड़ जितने का भी मतलब वहां पे वैल्यू था वहां पे, तो इसलिए आपको डीम्ड ओनर माना जाएगा। तो आपका मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी या सोसाइटी, कंपनी में बनाते हैं लोग, एओपी बनाते हैं, तो मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और एओपी to whom a building or part thereof is allotted or leased under a house building scheme shall be deemed to be owner of that building or part thereof allotted to him। मतलब मेरे को, मैं मेंबर हूं, शेयर होल्डर, तो मैं मेंबर हो गया वहां पे, तो जितना मेरे को हिस्सा दे रखा है उस बिल्डिंग का, चाहे 1 फ्लैट 2 फ्लैट 10 फ्लैट, उसने पार्ट का मैं वहां पे क्या माना जाऊंगा, डीम्ड ओनर। भले ही वो जो पूरी सोसाइटी है, पूरी बिल्डिंग है, उसकी मालिक कौन है, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऑल्दो कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, एओपी इज लीगल ओनर ऑफ दैट बिल्डिंग। तो उस पर्टिकुलर जितना हिस्सा मेरे को अलॉट कर रखा है उसका डीम्ड ओनर मुझे माना जाएगा, और जो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा मेरे हैंड्स में टैक्सेबल होगा। उसके बाद में आता बेटा ट्रांसफर इन केस ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहले आपको पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझना पड़ेगा, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। और आपको मैं बता दूं बेटा, ये पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है
ये आपको आगे जब कैपिटल गेन आप पढ़ोगे तो कैपिटल गेन के अंदर भी आपको वहां पे काम आएगा, समझना बात को। उधर भी एक कॉन्सेप्ट आएगा जब हम ट्रांसफर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो ये पार्ट परफॉर्मेंस और कॉन्ट्रैक्ट वहां पे आएगा कहीं ना कहीं, तो ये चीज समझना। क्या हो गया भाई? हाँ, बात समझना वहां पे। मान लो मेरा एक घर है, मेरा एक घर है, मिस्टर ARP का एक घर है। बोले सर आपके घर ऐसे ही क्यों होते हैं? मैंने बोला ना, माय हाउसेज और माय हाउसेज, नन ऑफ योर हाउसेज। ठीक है, ये मेरा घर है, मिस्टर ARP। मैं वहां पे कौन हूं? ओनर, बेसिकली ओनर ऑफ हाउस। ठीक है, लेकिन मेरे को ये घर बेचने का है, मेरे को ये घर बेचने का है, तो मेरे पास में SR क्या आता है? मिस्टर SRK, SRK है ना, ऐसे हाथ फैलाए खड़ा होता है ना वहां पे, ऐसे है ना। ये मिस्टर SRK है, मिस्टर SRK है। तो मिस्टर SRK मेरे पास में आकर के बोलता है कि सर मेरे को ये घर खरीदने का है। मैंने कहा ठीक है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे कितने में? बोले ज्यादा नहीं यार, 20 करोड़ के अंदर ले लो। वहां पे 20 करोड़ वहां पे हमने डिसाइड किया। लेकिन SRK बोलता है कि मेरे तो सर ऑलरेडी बहुत सारे घर है, कि मन्नत है, दुबई के अंदर भी है, और भी बहुत सारे अलग अलग घर है। तो अगर मैं ये घर ले लूंगा तो बेसिकली मेरे लिए एक और हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा, और फिर मेरे को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करना पड़ेगा, भले किराया दूं कि न दूं, DLOP कंप्यूट करके मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सर मैं इस झंझट से बचना चाहता हूं। मैंने बोला यार झंझट तो मेरी भी है, कि अगर मैं ये घर तेरे को बेचता हूं 20 करोड़ के अंदर, तो मेरे को कैपिटल गेन हो जाएगा, और मेरे को कैपिटल गेन कैप गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। बोलो सर कुछ बताओ ना, आप तो डायरेक्ट टैक्स से बड़े महान विद्वान, ज्ञान श्री 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 1008 अमितानंद जी महाराज, बड़े विद्वान पुरुष हो, तो सर कुछ तो आपके पास में तरीका। बोले एक तरीका तो है मेरे पास में। बोले क्या सर? देखो 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 SR के, मैं हूं सेलर, है ना, मैं बेचने वाला हूं सेलर, और तुम क्या हो? बायर, बराबर है। अब देखो ये भरोसे की बात है, दोनों के बीच में भरोसे की बात है। बोले कि सर मैं तो आपके ऊपर पूरा भरोसा करता हूँ, आपका नाम बहुत सुना है, और सलमान भी बोल रहा था कि यार श्री 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 1008 अमितानंद जी महाराज, क्या मतलब जबरदस्त आदमी है, मतलब आंख बंद कर भरोसा करता है। मैंने कहा अच्छा, ऐसी अफवाह कौन उड़ा रहा है? वो भी सलमान। चलो कोई बात नहीं, चलो मान लिया। तो वहां पे मैंने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, अपना जो कंसिडरेशन है 20 करोड़, 20 करोड़ फाइनल करते हैं। बोलो ठीक है सर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ बात समझो, मैं इस घर का पोजीशन वहां पे दूंगा किसको? SRK को। पोजीशन, स्पेलिंग वगैरह माफ करना बेटा, है ना, स्पेलिंग वगैरह इग्नोर कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पोजीशन मैं दूंगा किसको? SRK को। बाय सेलर बायर को पोजीशन देगा, सेलर बायर को क्या देगा? पोजीशन। बायर बदले में क्या देगा? कंसीडरेशन। बायर बदले में क्या देगा? कंसीडरेशन, ₹20 CR मेरे को दे देगा। ठीक है सर, बराबर है भाई, उसको पोजीशन मिल गया, है ना, ताला लगा के बोला ये संभाल, और कंसिडरेशन वहां पे इसने मेरे को दे दिया वहां पे 20 करोड़ का। ठीक है सर, हो गई सेल। सर ऐसे थोड़ी सेल होती है सर, ऐसे थोड़ी सेल होती है। वहां पे आपको सेल डीड एग्जीक्यूट करना पड़ता है, सरकार के पास में जाकर के स्टैंप ड्यूटी वगैरह पेमेंट करके, और जो भी मतलब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करके सेल डीड एग्जीक्यूट करना पड़ता है। हमने वो सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं किया, बट सेल डीड डज नॉट एग्जीक्यूटेड, डज नॉट एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूट ही नहीं किया, एग्जीक्यूटेड। लेकिन वो हमने उसकी जगह क्या कर दिया? मैंने पावर ऑफ अटर्नी दे दिया वहां पे। ठीक है, पावर ऑफ अटर्नी दे दिया, या फिर वहां पे कोई एग्रीमेंट टाइप का डॉक्यूमेंट बना के दे दिया वहां पे उसको, शाहरुख खान को, मैंने SRK को, कि भाई पावर ऑफ अटर्नी ले लो या एग्रीमेंट ले लो वहां पे। अब भरोसे की बात है बेटा, लेकिन उसको एग्जीक्यूट, सेल डीड को एग्जीक्यूट नहीं किया। अब आप देखो कि बेटा यहां पे क्या हो गया है, बायर को मिल गया पोजीशन, सेलर को मिल गया कंसीडरेशन। तो क्या सर ये सेल हो गया? नहीं सर, ये सेल नहीं हुआ, ये सेल नहीं हुआ, ये ट्रांसफर नहीं हुआ सरकार की नजरों में। क्यों? क्योंकि सर ये सेल डीड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है वहां पे कोई स्टैंप ड्यूटी का पेमेंट नहीं हुआ, सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो ऐसे चीटिंग करते थे। अभी इससे फायदा क्या हुआ? इस केस में सिचुएशन ऐसी होगी, मेरे को कैपिटल गेन वहां पे कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, और उसके ऊपर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। इसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है वहां पे, बराबर है, क्योंकि वो लीगल ओनर ही नहीं है। क्योंकि लीगल ओनर तो आज भी मैं हूं, आज भी लीगल ओनर कौन है? मिस्टर ARP है लीगल ओनर। बात समझो। अब बेटा ये तो हो गई चीटिंग। क्या सरकार को इतना समझ में नहीं आएगा? बिल्कुल सरकार को समझ में आया, और सरकार ने फिर क्या किया कि ठीक है बेटा तुम ऐसे करो, हम भी क्या करते, तुमने जो भी कांड किया है ना, ये पूरे पूरे खेल को हमने नाम दे दिया ट्रांसफर।
कैपिटल गेन की जो डेफिनेशन है उसके अंदर हमने पूरे खेल को क्या नाम दे दिया, ट्रांसफर। इसको ट्रांसफर माना जाएगा, मतलब यहां पे ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हुआ है, ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हुआ है, बात समझो। और जैसे ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी होगा तो उस केस में बेटा वहां पे मेरे को कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा, और यहां पे इसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन सर अभी भी लीगल ओनर तो मैं हूं ना, लीगल ओनर मैं हूं वहां पे, कोई बात नहीं है, वहां पे ऐसा वो क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड ओनर माना जाएगा। तो ये पूरा जो खेल हो रहा है, पोजीशन दे रहा है, कंसिडरेशन मिल रहा है सेल टैक्स को, इसको बोलते हैं, ठीक है, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसफर, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसफर इसको बोला जाता है बेटा। तो अब बात समझो बेटा, यहां पे फिर से आ जाओ नोट्स के अंदर अपने, वहां पे क्या बोलता है, ट्रांसफर इन केस ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अ पर्सन हु इज अलॉटेड और रिटेन द पोजीशन ऑफ एनी बिल्डिंग, मतलब एसआरके को पोजीशन मिल गया और पार्ट देयर ऑफ, ठीक है, इन अ पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर possession of property is handed over to the buyer, एसआरके को पोजीशन मिल गया, सेल कंसिडरेशन हैज बीन पेड और प्रोमिस टू बी पेड टू द सेलर, ठीक है, बाय द बायर, मतलब एसआरके ने मुझे या तो सेल कंसिडरेशन दे दिया या प्रॉमिस कर दिया वहां पे, एंड सेल डीड हैज नॉट बीन एग्जीक्यूटेड इन द फेवर ऑफ बायर, सेल डीड वहां पे एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, बट सर्टेन डॉक्यूमेंट्स लाइक पावर ऑफ अटॉर्नी और एग्रीमेंट टू सेल विल एक्सेट्रा हैव बीन मेड, कि विल बना के दे दिया या पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया वहां पे, या कोई एग्रीमेंट वगैरह बना करके हमने दे दिया, बट सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं किया, तो इस केस में बेटा इसको ट्रांसफर मान लिया जाएगा, और इन दैट केस भले लीगल ओनर मैं क्यों ना हो, एसआरओ क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा, और इसके एंड में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। ऑब्वियसली मुझे कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स भी पे करना पड़ेगा। इन द केस द बायर वुड बी डीम्ड टू बी ओनर, एसआरके डीम्ड टू बी ओनर ऑफ द बिल्डिंग ऑल्दो सेलर इज द लीगल ओनर। कैपिटल गेन में भी आएगा, सेम सिचुएशन आएगी, वहां पे मैं बता दूंगा। फिर उसके बाद में आता है पर्सन हैविंग राइट इन अ प्रॉपर्टी फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 12 इयर्स, लीज पे अगर कोई प्रॉपर्टी, वहां पे आपने पगड़ी सिस्टम वगैरह सुना होगा, पगड़ी सिस्टम के एक बिल्डिंग, एक चॉल टाइप बिल्डिंग वगैरह बना दिया और उसके अंदर 99 ईयर्स का लीज दे दिया, वहां पे 99 ईयर्स का क्या दे दिया बेटा, लीज पे वहां पे दे दिया। तो अभी आप देखोगे जो लीज पीरियड बहुत लंबा है, और वो 99 ईयर्स तक बेटा वो खाली नहीं करवा सकता, वो एक फिक्स अमाउंट मेरे से ले लेगा, और उसके बाद में मंथली बेस पे वो किराया भी ले सकता है। तो उस केसेस में वो जो बिल्डिंग का मालिक है वो तो लीगल ओनर है, बट जिसको वो लीज पे दिया है वो क्या हो जाएगा, आपका डीम्ड ओनर। तो जो लेसर है वो लीगल ओनर है, बट जो लेसी होगा वो डीम्ड ओनर हो जाएगा। बट वो जो लीज पीरियड होना चाहिए नॉट लेस देन 12 ईयर्स, 12 ईयर्स या उससे ज्यादा होना चाहिए। अ पर्सन लेसी हु एक्वायर्स एनी राइट इन अ or with any building or part thereof of the transferor by the way of lease for not less than 12 years shall be deemed to be owner of that building or part thereof although lesser is the legal owner। बराबर है। अब बेटा आता है ये हो गया डीम्ड ओनरशिप के केसेस, वहां पे जहां पे मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे केसेस जहां पे लीगल ओनर कोई और होगा बट डीम्ड ओनर वहां पे माना जाएगा और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगा इन द ऑफ डीम्ड ओनर। अब आता है बेटा कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट क्या होता है बेटा, कंपोजिट रेंट का मतलब होता है कि भाई मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी को किराए पे दे रखी है, हाउस प्रॉपर्टी, और उसके साथ में मैंने उसको दूसरी फैसिलिटीज भी दे रखी है, फर्नीचर दे रखा है या कुछ और फैसिलिटीज भी दे रखी है, जैसे कि पार्किंग एरिया तो अलग हो गया, लिफ्ट का फैसिलिटी है, कुछ और फैसिलिटी देती है, उसके बदले मैं चार्ज करता हूं वहां पे। तो आप एक एग्जांपल समझो, ये है मिस्टर क्राइम मास्टर गोगो, जो आंखें निकाल के क्या कहते हैं, गोटिया, गोटिया कहते हैं मिस्टर क्राइम मास्टर गोगो। इनका एक हाउस है, उस हाउस के ये ओनर है। और मिस्टर तेजा बराबर है, मिस्टर तेजा चेहरे पे मार्क वाले मिस्टर तेजा बराबर, वो क्या है, टेनेंट है। तो मिस्टर क्राइम मास्टर गोगो है, उन्होंने अपना हाउस मिस्टर तेजा को वहां पे किसके क्या करके देखा, रेंट पे दे रखा है। और जो मिस्टर तेजा वो रेंट पे करते हैं, बट वो रेंट सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का नहीं पे करते बेटा, वो रेंट पे करते हैं, रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी प्लस रेंट ऑफ अदर असेट, अदर असेट्स भी दे रखी है वहां पे, है ना, एसी, फ्रिज, पंखा और मतलब बहुत सारी चीज, टीवी, ठीक है, दूसरा मतलब फर्नीचर वगैरह दे रखा है, तो उन सब के लिए भी वहां पे करते हैं। अब बेटा उस केस में मिस्टर तेजा कितना कंपोजिट, इसको बोलते हैं कंपोजिट रेंट बेटा, तो कंपोजिट रेंट कितना पे कर रहा है, 20,000 पर मंथ का रेंट पे कर रहा है मिस्टर तेजा। अब क्वेश्चन आता है कि सर क्या पूरा का पूरा 20,000 मिस्टर गोगो के हैंड्स में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा? जो मिस्टर गोगो है बेसिकली, ठीक है, उनका अगर बिजनेस है, अभी देखो बात समझो यहाँ पे कि यहाँ पे रेंट को बाइफरकेट करके दिया जा रहा है कि भाई 20,000 में से 15,000 तो हाउस प्रॉपर्टी का है, तो वो 15,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा तेजा के हाथ में। और अगर जो अदर असेट है, अदर असेट के केस में 5,000 वहां पे मान बाइफरकेशन है, 20,000 का बाइफरकेशन कर रखा है, तो पीजीपी इनकम फ्रॉम अदर, पीजीपी में कब
कि भाई उनका अदर असेट्स को किराए पे देने का बिजनेस है, एसी, रेफ्रिजरेटर, अदर असेट किराए पे देने क्या बिजनेस, तो पीजीपी में चला जाएगा 5000, अदरवाइज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा। लेकिन मान लो ये रेंट अगर बाइफरकेटेड नहीं है, इफ रेंट इज नॉट बाइफरकेटेड, रेंट इज नॉट बाइफरकेटेड, तो इन दैट केस बेटा क्या हो जाएगा 10। और अच्छा एक और कंडीशन, ठीक है, जब मिस्टर गोगा आऊ आंखें निकाले गोटियां खेलता हूं, बराबर है, जब वहां पे तेजा उसके पास में गया और तेजा जाके बोले मेरे को एक घर चाहिए, तो क्राइम मास्टर गो क्या बोला, ये देखो घर, तो तेजा ने बोला ये क्या है, 4 दीवार एक छत, ये थोड़ी घर होता है वहां पे। तो तेजा ने पूछा, बोले फिर कैसा चाहिए तुमको, बोले मेरे को फर्नीचर चाहिए, टीवी चाहिए, एसी चाहिए, ये सारी फैसिलिटी भी चाहिए। तो बोलता नहीं ऐसा नहीं है, ये लेना है तो लो वरना जाओ। तो तेजा भी क्या बोलता है, नहीं अगर फर्नीचर रेफ्रिजरेटर इन सब के साथ में देता है तब तो मैं किराए पे लेता हूं, वरना मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। तो उस केस में फिर वहां पे गोगो ने क्या किया कि ठीक है एक काम कर लो, फर्निश्ड वहां पे फ्लैट तुम ले लो। तो अभी देखो बेटा यहाँ पे पहली बात तो रेंट जो 20,000 कोई बाइफर्केशन नहीं है कि कितना उसके अंदर हाउस प्रॉपर्टी का, कितना वहां पे अदर सेट का है। और दूसरा टेनेंट इज नॉट एक्सेप्टिंग, तेजा तेजा टेनेंट इज नॉट एक्सेप्टिंग हाउस प्रॉपर्टी विदाउट अदर। उसने क्या बोला, घर लूंगा तो फर्निश्ड लूंगा वरना नहीं लूंगा। तो उस केस में बेटा पूरा का पूरा 20,000 या तो बिजनेस प्रोफेशन में चला जाएगा या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा। पीजीपी में कब जाएगा, वहां पे अगर वो क्राइम मास्टर गोगो का बिजनेस है इस तरीके से प्रॉपर्टी रेंट पे देने का अलोंग विथ फर्नीचर एंड ऑल, ठीक है। लेकिन अगर वहां पे ऐसा कोई बिजनेस नहीं है तो उसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा क्राइम मास्टर गोगो। सर क्यों सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे मिस्टर तेजा की रिक्वायरमेंट समझो। तेजा क्या बोल रहा है कि मैं घर तभी लूंगा जब वहां पे फर्नीचर होगा, वहां पे एसी होगा, रेफ्रिजरेटर होगा। मतलब तेजा को घर तो कहीं भी मिल सकता है, खाली 4 दीवार छत तो कहीं भी मिल सकता है, लेकिन उसको फर्निश चाहिए, बराबर उसको अदर फैसिलिटीज भी चाहिए। तो उसका जो मेन रिक्वायरमेंट है वो अदर फैसिलिटीज वहां पे आ जाती है, तो इसलिए पीजीपी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा, बराबर बेटा। अब आता है आपका ये टैक्सेबिलिटी, ये सारी चीज दे रखी है वहां पे जो मैंने आपको समझा दी इस एग्जांपल के थ्रू। अब आता है बेटा टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, कितनी तरह के हाउस प्रॉपर्टीज वहां पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी बेटा। तो एक है आपका प्रॉपर्टी विच आर लेट आउट, जो किराए पे दी जाती है उसको बोलते हैं लेट आउट प्रॉपर्टीज, एलओपी, जो टैक्सेबल होती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। दूसरी अदर प्रॉपर्टीज, अदर प्रॉपर्टीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो प्रॉपर्टी जो बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज होती है, मतलब कि आप किराए पे देते हो या खुद के बिजनेस में यूज, किराए पे देते मतलब आपका बिजनेस किराए पे देने का है, आपका बिजनेस क्या है, प्रॉपर्टी किराए पे देने का, बराबर है, तो बिजनेस प्रोफेशन में यूज हो गया। या फिर मान लो उसमें आप अपना खुद का बिजनेस चला रहे हो, सेल्फ ऑक्यूपाई कर रहे हो बिजनेस के लिए, कि मैं मेरी क्लासेस चला रहा हूं, या मैं मेरी शॉप चला रहा हूं, या मैंने मेरा गोडाउन बना रखा है, या मैं मेरी फैक्ट्री चला रहा हूं, बराबर है, तो वो आ गया आपका। तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कवर ही नहीं होता है, उसको जाने दो, पीजीपी में जो भी इसका ट्रीटमेंट होता है वो कर लो वहां पे। दूसरा प्रॉपर्टी बचता है कि आपने खुद के या अपनी फैमिली के रेसिडेंस के लिए यूज किया है, या तो खुद के लिए अपनी फैमिली के रेसिडेंस के लिए यूज किया, तो उनको बोलते हैं बेटा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं बेटा, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। पहले बेटा आपका एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अलाउड होता था, बट फाइनेंस एक्ट 2019 के अंदर अमेंडमेंट हुआ और उसमें बोला गया, क्या बोला गया, ये आपका अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 2019, और उसके अंदर बोला गया कि अभी आप मैक्सिमम 2 एसओपीज, कितनी बेटा, कितनी कितनी 2 एसओपीज वहां पे ले सकते हो, ठीक है, 2 एसओपीज ले सकते हो। ये बेनिफिट है बेटा, आपको बेनिफिट होता है वहां पे एसओपी जब कभी भी वहां पे यूज करने को मिलेगा, आप लोग इनकम टैक्स के पर्पज से, तो आपको बेनिफिट, क्योंकि कोई भी इनकम वहां पे कंप्यूट नहीं करते हुए, सिर्फ आपको डिडक्शन मिलेगा। तो बेटा ये भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इसका जो भी ट्रीटमेंट होना है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में होगा। तो मैक्सिमम कितना, अभी 2 एसओपीज वहां पे आप ले सकते हो। आप सबको इस अमेंडमेंट के बारे में पता होगा। इसके अलावा जो बाकी की प्रॉपर्टीज बची, जो ना आप बिजनेस में यूज कर रहे हो, ना आपने लेट आउट कर रखी है, और मैक्सिमम 2 एसओपीज वहां पे हो गई, तो इसके अलावा जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो लेट आउट नहीं है, या फिर 2 से ज्यादा आप वहां पे क्या कर रहे हो, आप वहां पे एसओपी यूज कर रहे हो, तो मैक्सिमम 2 ही एसओपी ले सकते हो। बाकी जितनी भी एसओपीज होगी, अदर प्रॉपर्टीज होगी, वो डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी होगी, और वो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी बेटा। और जो डीएलओपी और एलओपी का जो ट्रीटमेंट है ना बेटा, वो सेम है, वो जो ट्रीटमेंट है वो सेम है, ट्रीटमेंट इज सेम एज एलओपी, लेट आउट प्रॉपर्टी के जैसे ही है।
तो वो हम डिस्कस करेंगे बेटा। तो ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी। एक होता है लेट आउट प्रॉपर्टी जो किराए पे दे रखा है, दूसरा जो बिजनेस के लिए यूज करते हो तो उसको तो लेना ही नहीं है, तीसरा आता है आप जो सेल्फ ऑक्यूपाई के लिए यूज करते हो तो आप कितनी भी यूज करो बट मैक्सिमम 2 के लिए ही आपको बेनिफिट वहां पे मिलेगा, और बाकी सारी प्रॉपर्टीज वहां पे क्या हो जाएगी बेटा, डीएलओपी हो जाएगी। अब बेटा आगे आते हैं, अगर कोई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, क्या आपकी इनकम फ्रॉम हाउस, सॉरी आपकी हाउस प्रॉपर्टी वो आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, तो क्या बेटा उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। कि अगर आप आर ओ आर, आपको याद होगा हमने रेसिडेंसी स्टेटस पढ़ा था कि आर के केस में चाहे इंडियन इनकम हो या फॉरेन इनकम हो सारी टैक्सेबल होती है। आपको याद होगा जो लास्ट पॉइंट था, आप वो याद करो, जो चार्ट बनाया था बराबर, आर ओ आर एन ओ आर एंड एन आर, उस केस में अगर आर ओ आर है तो फॉरेन की या चाहे इंडियन इनकम हो सारी की सारी टैक्सेबल होती है। जो लास्ट वाला फॉरेन का अदर इनकम्स थी उसके अंदर ये रेंट वाला भी आ जाएगा। तो अगर आप आर ओ आर हो, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, तो आपकी दुबई में कोई हाउस प्रॉपर्टी है, रेंट वहां पे मिल रहा है, कोई बात नहीं है, वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप आर एन ओ आर हो या फिर एन आर हो तो इंडिया में वो टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अगर वो दुबई की हाउस प्रॉपर्टी या लंदन की हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर जो रेंट है वो रेंट आपको इंडिया के अंदर मिल रहा है, कहां मिल रहा है बेटा, इंडिया के अंदर, तो फिर वो रिसीव्ड इन इंडिया होगा। इन दैट केस फिर वो आपकी इंडियन इनकम हो जाएगी। फिर चाहे आप एन आर हो, चाहे आप नॉन रेसिडेंट हो या फिर आर एन ओ आर हो, वो इंडिया में क्या हो जाएगा बेटा, टैक्सेबल। तो यही पॉइंट देर का देखो आप, इन केस ऑफ ROR individual HUF income from house property situated outside India will be taxable in India whether income received in India or outside India. However, in case of non-resident RNOR, income from house property situated outside India will be taxable in India only if income is received in India. तभी तो इंडियन इनकम होगा और वो इंडिया में क्या हो जाएगा बेटा, टैक्सेबल। क्लियर है ये चीज वहां पे? अच्छा, इसका जो ट्रीटमेंट होता है वैसे ही होता है जैसे नॉर्मल प्रॉपर्टीज इंडिया में सिचुएटेड है उनका ट्रीटमेंट होता है वैसे ही होता है। उस रेंट से भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वैसे ही निकालते हैं जैसे हम नॉर्मली निकालते हैं। अब बेटा आ जाता है सबसे पहला आता है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैसे आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करना है, तो इसके अंदर अलग अलग वहां पे कंप्यूटेशन है। सबसे पहला है कि आपने लेट आउट कर रखा है, लेट आउट थ्रू आउट द ईयर या फिर डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी है, या तो थ्रू आउट द ईयर लेट आउट, थ्रू आउट पूरे साल आपने लेट आउट कर रखा है, एक दिन भी खाली नहीं रहा वहां पे, या फिर वो प्रॉपर्टी क्या डीम लेट आउट, आपने किराए पे दिया ही नहीं है, 2 एसओपी लेने के बाद में बाकी जो प्रॉपर्टी खाली पड़ा हुआ, कबूतर वहां पे अपना दाना खाते हैं, मस्त पार्टी करते हैं, मजे करते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी डीम लेट आउट। दो एसओपी के बाद में तीसरा अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसको क्या मान लिया जाएगा, डीएलओपी, भले वो किराए पे नहीं दे रखा है। तो इन दोनों का ट्रीटमेंट मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि वो बेटा सेम होगा। तो बेटा उस केस में आपको सबसे पहले क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए आपको ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऑलमोस्ट सब कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस, तो ये फॉर्मेट आपको सेम ही फॉलो करना है। हाँ, हालांकि जीएवी वगैरह निकालने का ट्रीटमेंट थोड़ा अलग हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको लेना ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बेटा ये जीएवी कैसे निकालते हैं हम अभी डिस्कस करेंगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय असेसी ओनर, paid during the previous year, municipal taxes paid during the previous year, एक्चुअली इस साल में जो म्युनिसिपल टैक्सेस पे किए, और वो भी टेनेंट ने नहीं, टेनेंट ने पे किया तो मेरा डिडक्शन नहीं मिलेगा, अगर असेसी ने, ओनर ने पे किया तभी डिडक्शन मिलेगा। और एक्चुअली इस साल, सर इसका मतलब 3 साल का म्युनिसिपल टैक्स इस साल पे किया तो क्या पूरा डिडक्शन मिल जाएगा? हाँ बेटा। सर 100 साल का म्युनिसिपल टैक्स एक साथ में इस साल पे किया, क्या डिडक्शन मिल जाएगा? हाँ बेटा, पूरा का पूरा 100 ईयर्स का जितना म्युनिसिपल टैक्स इस साल पे किया है, अगर इस साल पे किया तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन इस साल का म्युनिसिपल टैक्स नहीं पे किया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। डजंट मैटर कौन से ईयर को बिलोंग करता है, म्युनिसिपल टैक्स पेड होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और असेसी उसको पे करेगा। फिर भी नोट 2 के अंदर वो आप वहां पे देख लेंगे इसको, तो ये आप लेस कर दोगे तो ये आ जाएगा एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू, बराबर है, नेट एनुअल वैल्यू। अब नेट एनुअल वैल्यू में एनएवी में से 2 तरह का डिडक्शन मिलता है, ये ध्यान रखना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से कितने डिडक्शन मिलता है और कुछ नहीं मिलता। एक मिलता है जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ एनएवी, 30% ऑफ एनएवी। ये जो एनएवी निकाला इसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, बेटा केक कटेगा तो सब में बटेगा, वैसी वाली बात है। असली चाहे इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कंपनी हो, कोई भी हो, अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करें तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा सबको 30% ऑफ एनएवी ही मिलेगा, कोई भेदभाव नहीं होता। अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट कर रहे हैं तो अगर पीजीपी में इनकम जा रहा है तो फिर वो आपका कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह नहीं मिलता। दूसरा आपका आता है इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन अक्रूवल बेसिस।
अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी अक्वायर करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, रिनोवेशन के लिए कोई लोन लिया है और उसके ऊपर इंटरेस्ट अक्रूड, अब देखो बेटा म्युनिसिपल टैक्सेस है वो पेमेंट बेसिस पे, पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जबकि आप देखोगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन इज ऑन अक्रूअल बेसिस, जितना इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर अक्रू हुआ है उतना पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। डजंट मैटर एक्चुअली आपने पे किया है या नहीं किया है, तो वो नोट 4 में आ जाएगा। ये आपने लेस कर दिया, ये आपका इनकम फ्रॉम क्या आ गया, हाउस प्रॉपर्टी, ये आ गया आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब बेटा समझो यहां पे कि सबसे पहले नोट 1 जीएवी कैसे निकालना है, तो जीएवी निकालने का सिंपल सा तरीका है, ठीक है, हाई लो हाई कॉन्सेप्ट, हाई लो हाई कॉन्सेप्ट, सबसे पहले हाई फिर लो और फिर हाई, हाई लो और हाई, याद रखना हाई फिर लो और फिर हाई, बराबर है। अच्छा ये जीएवी कौन से के लिए, अगर हाउस प्रॉपर्टीज लेट आउट फॉर फुल ईयर या फिर डीएलओपी है तो आपको जीएवी निकालना है वहां पे। सबसे पहले बेटा आपको क्या लेना है, सबसे पहले वहां पे आपको लेना म्युनिसिपल वैल्यू, जो हाउस का म्युनिसिपल वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, और ये बेटा आपको ध्यान रखना है ये आपको पर एनम लेना है, ये आपको क्या लेना है, पर एनम पूरे साल का लेना म्युनिसिपल वैल्यू पर एनम लेना है। लेकिन अगर हाउस प्रॉपर्टी अक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, क्या हाउस प्रॉपर्टी अक्वायर्ड मान लो 1 जून 2019 को अक्वायर कर रखा है, तो मतलब अप्रैल और मई में तो आपके पास में हाउस प्रॉपर्टी नहीं था, आप ओनर ही नहीं थे उसके, तो फिर उस केस में पर एनम ने लेकर के आपको 10 महीने का ही लेना है। बात समझना, अगर हाउस प्रॉपर्टी बहुत पहले से एक्वायर कर रखा है, पहले से आपके पास में प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो रहा, तो उस टाइम पे आपके पास में था फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर को प्रॉपर्टी था और ड्यूरिंग द ईयर बेचा भी नहीं है उसको, थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, क्या आप थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर आप उस हाउस प्रॉपर्टी के ओनर थे, तो उस केस में म्युनिसिपल वैल्यू आपको पर एनम लेना है, फेयर रेंट भी पर एनम लेना है, स्टैंडर्ड रेंट भी पर एनम लेना है, बराबर है, ये चीज समझना वहां पे। लेकिन अगर वहां पे हाउस प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द ईयर एक्वायर किया है या ड्यूरिंग द ईयर बेच दिया है, तो जितने टाइम आप ओनर थे उतने टाइम का ही आपको म्युनिसिपल वैल्यू लेना है, फेयर रेंट लेना है, स्टैंडर्ड रेंट भी लेना है, ठीक है, ये डिसीजन कर लिया। तो म्युनिसिपल वैल्यू जो लोकल म्युनिसिपैलिटी होती है वो एक वैल्यू डिसाइड करती है म्युनिसिपल टैक्सेस लेने के लिए, वो म्युनिसिपल वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, वो म्युनिसिपल वैल्यू आप ले लो पर एनम, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल अगर वो प्रॉपर्टी बीच में बेचा नहीं है या आपने बीच में खरीदा नहीं है तो पर एनम लेना है। दूसरा आता है फेयर रेंट। फेयर रेंट का मतलब होता है बेटा कि आपका जो सिमिलर टाइप का प्रॉपर्टी है सेम लोकेलिटी के अंदर, बराबर है, सिमिलर टाइप का आपके 1 BHK है 1000 स्क्वायर फीट या 2000 स्क्वायर फीट जो भी मतलब है, वहां पे 2 BHK है और सेम उसी टाइप का प्रॉपर्टी उसी लोकेलिटी के अंदर, एक बोरीवली दूसरा कांदीवली, नहीं बेटा वो उनको कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। एप्पल को कंपेयर किया जा सकता है एप्पल के साथ में, एप्पल को संतरे के साथ में कंपेयर नहीं किया जा सकता, बराबर है। तो आप सिमिलर लोकेलिटी के अंदर, सेम लोकेलिटी के अंदर सिमिलर टाइप का प्रॉपर्टी है उनको कंपेयर करो, बराबर है। और जो रेंट ये क्वेश्चन में वैसे के लिए दे रखा होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फेयर रेंट वहां पे आपका हो जाएगा। अब सबसे पहले आपका हाई, तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, हाई हो गया। अभी हाई होने के बाद में उसको लो करना है आपको, क्या करने का, लो। लेकिन लो करने से पहले आपको लो वहां पे स्टैंडर्ड रेंट। व्हाट इज स्टैंडर्ड रेंट? स्टैंडर्ड रेंट इज रेंट, मैक्सिमम रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट, कि भाई ये इतना मैक्सिमम रेंट ही चार्ज किया जा सकता है, देयर इज अ रेंट कंट्रोल एक्ट, उसके हिसाब से इतना मैक्सिमम रेंट होना चाहिए, वो मैक्सिमम रेंट वहां पे स्टैंडर्ड रेंट कहलाएगा। तो अभी ऑब्वियसली इतना मैक्सिमम चार्ज हो सकता है, मतलब जो ऊपर वाला है वो ज्यादा नहीं हो सकता। तो थर्ड स्टेप आता है आपका, नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 3 और 4, विच एवर इज लोअर, और इसको बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। तो सबसे पहले देखो म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट विच एवर इज हायर, बराबर, उसको कंपेयर किया स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, ये हो गया आपका एक्सपेक्टेड रेंट, कि इतना एक्सपेक्टेशंस है, इतना एक्सपेक्टेड रेंट वहां पे मिलना चाहिए। अब स्टेप नंबर 6 आता है बेटा एक्चुअल रेंट रिसीव निकालना। आपको क्या निकालना बेटा? एक्चुअल रेंट रिसीव निकालना, एक्चुअल रेंट रिसीव। तो एक्चुअल रेंट रिसीव कैसे निकालोगे? जो एक्चुअल रेंट पर एनम है, जो एक्चुअल रेंट पर एनम डिसाइड हुआ है कि भाई मंथली रेंट 5,000 है तो पूरा साल का 60,000 हो गया, उसमें से आप लेस कर दोगे अनरियलाइज रेंट, ठीक है, अनरियलाइज रेंट। सर व्हाट इज अनरियलाइज रेंट? अनरियलाइज रेंट मतलब किराएदार घर के अंदर तो रहा है लेकिन किराएदार ने पैसा नहीं दिया। सर कोविड-19 चल रहा था तो वहां पे मैं नहीं, मेरी इनकम नहीं थी, मेरी सैलरी नहीं थी, सर 2 महीने का रेंट नहीं दे पाऊंगा। तो ये 2 महीने का रेंट किराएदार घर में रहा था लेकिन जो 2 महीने का रेंट नहीं दिया, दिस इज कॉल्ड अनरियलाइज रेंट। भाई जो मेरे को मिला ही नहीं है उसको क्यों भुगतू मैं वहां पे? तो देखो अगर क्वेश्चन में आपको एक्चुअल रेंट रिसीव्ड ही दे रखा है वहां पे, तो फिर अनरियलाइज रेंट लेस करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि वो ऑलरेडी एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है, वो 2 महीने का हटा करके ही 10 महीने का ही मिला है। लेकिन आप देखो कि एक्चुअल रेंट मंथली दे रखा है या पर एनम दे रखा है, तो फिर आप उस हिसाब से उसको अनरियलाइज रेंट अगर है कुछ तो उसको लेस कर दोगे तो वो आ जाएगा आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, वहां पे आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट विच एवर इज हायर, उसको कंपेयर किया स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, वो आपका एक्सपेक्टेड हो गया। और एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रेंट रिसीव विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, ये हो गया आपका जीएवी। ये क्या हो गया आपका जीएवी, और ये जीएवी वहां पे ऊपर आ जाएगा। लेकिन बेटा बात समझना, अगर वहां पे डीएलओपी है, बराबर, डीम लेट आउट प्रॉपर्टी, मतलब वो किराए पे दिया ही नहीं गया है, वो लेट आउट है ही नहीं, उसको अज्यूम कर रहे हैं कि डीएलओपी है। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि डीएलओपी, क्योंकि रीजन है उसके पीछे, क्योंकि एक आदमी 5-5, 6-6, 8-8 प्रॉपर्टी खरीदेगा तो जो जरूरतमंद लोग हैं उनको घर मिलेगा नहीं, सस्ते में मिलेगा नहीं, प्रॉपर्टी का भाव बहुत बढ़ जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज लेके रखते हैं उनको वहां पे कंट्रोल करने के लिए, उनको डीमोटिवेट करने के लिए डीएलओपी कॉन्सेप्ट लाया गया, ताकि आपके पास में एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर हम एनुअल वैल्यू निकाल के उसके ऊपर आपसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करके टैक्स ले लेंगे। तो बेटा उस केस में देखो डीएलओपी मतलब एक्चुअल लेट आउट नहीं है, ये डीम लेट आउट है, तो उस केस में बेटा ये वाला सिचुएशन तो होगा ही नहीं, ये वाला सिचुएशन मतलब एक्चुअल रेंट तो आ ही नहीं रहा है। तो उस केस में जो स्टेप नंबर 5 के अंदर जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट है ना, वही आपका क्या हो जाएगा, जीएवी, वही क्या हो जाएगा, जीएवी। देखो ये नीचे लिखा हुआ है, वहां पे आप देखोगे तो इन केस ऑफ डीएलओपी एक्सपेक्टेड रेंट शैल बी जीएवी, बराबर है, डीएलओपी केस में एक्सपेक्टेड रेंट ही वहां पे आपको जीएवी ले लेना है, ठीक है। कुछ केसेस के म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय असेसी अदर ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर to the local municipality will be deducted from GAV. Deduction will be allowed on payment basis, whether paid for current year or previous year or any future preceding previous year or any preceding previous, doesn't matter कौन से ईयर से रिलेटेड है, लेकिन ओनर है, असेसी है, वो पे करेगा तभी डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद में आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। मैंने बता दिया कि बेटा ये आप बहुत सारे ऐसे खर्चे करते हो कि अलग अलग खर्चों का डिडक्शन देने की जगह 30% फ्लैट पकड़ लिया, 30% क्या कर लिया, फ्लैट पकड़ लिया वहां पे। देयर मे बी सम एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एसएससी ओनर ऑन हाउस प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल रिपेयर करवा रहा है, इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहा है, मेंटेनेंस करवा रहा है, कलर वलर करवा रहा है, और भी बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। वाइल ब्रोकरेज वगैरह दे सकता है, कमीशन ब्रोकरेज वहां पे जो एजेंट वगैरह होते हैं उनको। वाइल कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नो सच डिडक्शंस आर अलाउबल एज डिडक्शन, इंस्टेड ऑफ सच एक्सपेंसेस स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 30% ऑफ एनएवी विल बी अलाउबल एज डिडक्शन। फिर उसके बाद में आता है बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर आपने लोन ले रखा है, पर्पस देखो, डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट विल बी अलाउबल अंडर सेक्शन 24B फ्रॉम एनएवी इफ लोन इज टेकन फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स। ये पर्पस ही होना चाहिए, एक्विजिशन मतलब परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स, रिन्यूअल, रिनोवेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। कोई और पर्पस के लिए आपने लोन नहीं ले रखा, इन्हीं पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपने लोन ले रखा है, मतलब हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड होना चाहिए। इंटरेस्ट विल बी अलाउबल एज डिडक्शन ऑन अक्रूअल बेसिस विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट एंड नॉट ऑन पेमेंट बेसिस। अक्रूअल बेस में मिलेगा नंबर 1, और कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, कोई वहां पे आपका टॉप लिमिट नहीं है कि भाई 2 लाख 3 लाख 5 लाख, नहीं, 10 लाख का इंटरेस्ट भी अक्रूड हुआ है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो पूरा 10 लाख का आपको वहां पे क्या मिल जाएगा, डिडक्शन। सर इनकम इतनी नहीं है तो कोई बात नहीं है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। ये हो गया बेटा आपका वहां पे एलओपी जो थ्रू आउट द ईयर किराए पे दे रखा था, एंड डीएलओपी। उसके बाद में आता बेटा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, एसओपी। एसओपी मैंने क्या बोला बेटा, मैक्सिमम 2 एसओपीज वहां पे अलाउड है। मैक्सिमम कितनी, 2 एसओपीज। तो यहां पे मैं फिर से लिख देता हूं, मैक्सिमम 2 एसओपीज अलाउड, ठीक है। आप रहने के लिए 4 घर यूज करो, कि एक के अंदर मंडे ट्यूसडे, दूसरे के अंदर वेडनेसडे थर्सडे, तीसरे के अंदर फ्राइडे सैटरडे, एक दिन संडे रहता हूं मैं वहां पे। अरे यार इतनी रईसी मत झाड़ो, इनकम टैक्स बोलता मैक्सिमम 2 एसओपी ले लो, बाकी जो आपके एसओपी है उनको वहां पे डीएलओपी मान लिया जाएगा, जो ऊपर हमने डिस्कस किया। तो मैक्सिमम 2 एसओपीज वहां पे अलाउ होगी। तो उस केस में बेटा देखो जीएवी एनएवी ऑलवेज नील होंगे, ऑलवेज नील। जीएवी ध्यान रखना, एसओपी की जब जीएवी एनएवी म्युनिसिपल टैक्सेस इनका किसी का कोई डिडक्शन नहीं मिलता, ये सब क्या होता है बेटा, नील नील नील। जब एनएवी नील है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बेटा क्या होगा, नील। तो सर करना क्या, सब नील नील बेटा, एक ही डिडक्शन मिलता है और वो होता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल।
ठीक है, खाली उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, जो लोन ले रखा है उसका हाउस प्रॉपर्टी के लिए उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। और वो भी बेटा मैक्सिमम यहां पे लिमिट है, एलओपी डीएलओपी के लिए कोई लिमिट नहीं है, बट यहां पे लिमिट है मैक्सिमम कितना 30,000 या फिर 2 लाख ऑन अक्रूवल। डिडक्शन मिलेगा अक्रूवल बेस, पेमेंट बेस में नहीं, अक्रूवल बेस में मिलेगा। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड जो मैक्सिमम लिमिट है दैट इज 30,000 रुपीज 2 लाख। ओके, अब बात समझो, यहाँ पे नोट्स में वहां पे देख लेते हैं और ये आपका जो इनकम आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑलवेज नेगेटिव होगा, ध्यान रखना। यहाँ पे एसओपी जब भी इनकम आएगा वो क्या आएगा, इनकम फ्रॉम। अच्छा, यहाँ पे बेटा ये जो लिमिट है 30,000 और 2 लाख, आपको क्वेश्चन होगा कि सर ये पर हाउस होगा, क्योंकि 2 हाउस है वहां पे, तो 30 और 30 60 और 2 2 4 हो जाएगा, या पर पर्सन है, पर असेसी। बेटा ये पर हाउस ना होकर के ये पर असेसी है। ये लिमिट क्या है, पर असेसी, मतलब भले 2 हाउस का क्यों नहीं दे रखा एसओपी, जो मैक्सिमम डिडक्शन होगा वो तो 30,000 या फिर 2 लाख ही होगा। ओके, तो ये चीज भी एक ध्यान रखने वाली बात है। तो इन केस ऑफ एसओवी, जीवी, एनओ, म्युनिसिपल टैक्स सब ये नील हो जाएंगे। अब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इसके ऊपर आ जाओ। इफ लोन इज टेकन फॉर द पर्पस अगेन सेम है, परचेज, एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स, रिन्यूअल, रिनोवेशन ऑफ house property, then deduction shall be allowed under section 24B for interest on accrual basis। यहां पे भी डिडक्शन accrual basis पे मिलेगा कि जितना जितना इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है पूरे साल में, पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन बेटा उसका लिमिट है। इंटरेस्ट अक्रूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो भी अमाउंट इंटरेस्ट अक्रू हुआ, और मैक्सिमम फीस कितना 30,000, विच एवर इज लोअर। सपोज हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि सर पूरे साल में जो दोनों हाउस प्रॉपर्टीज का मिला करके जो इंटरेस्ट अक्रूड हुआ है वो है आपका 20,000। 2 हाउस प्रॉपर्टीज का जो लोन ले रखा था दोनों एसओपीज का, वो इंटरेस्ट, बेटा वो जो एलओपी का लिमिट है उसको अलग रखो, कोई लिमिट नहीं है उसका, ये लिमिट सिर्फ एसओपी के लिए। तो यहाँ पे 20,000 दोनों का मिला करके फॉर 2 एसओपीज, ठीक है। और मैक्सिमम कितना बेटा 30,000, तो विच एवर इज लोअर, मतलब 20,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन 2 हाउसेस का मिला करके वहां पे आपका, ठीक है, 20 ना होकर के कितना है सर, वहां पे आपका 70,000 है, बराबर है कितना, एक का 40 दूसरे का 30 वहां पे। तो उस केस में बेटा कितना डिडक्शन मिलेगा, 30,000 का ही मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा। सर बाकी का 40,000 क्या सर वो कैरी फॉरवर्ड, वो लापसी हो जाएगा, लापसी को कड़ी के साथ में खा लो। वैसे आज मेरे घर पे याद आया, लापसी तो नहीं बनी है लेकिन कड़ी बनी है, और कड़ी के साथ में वो मक्की के सोगरे बोलते हैं, मक्की की रोटी हमारे यहाँ पे सोगरे बोलते हैं, बढ़िया घी भी डाल के, मजा आएगा खाने का। तो ओके, तो ये आप जो बचा हुआ वहां पे 40 जा रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका लैप्स हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। अब बेटा मैंने क्या बोला, ऊपर 30,000 और वहां पे स्टार लगा के 2 लाख बोला था, तो वो सर वो क्या है, हाउएवर इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड क्यूमुलेटिवली, मतलब सारी कंडीशन एक साथ में सेटिस्फाई होती है, देन द मैक्सिमम डिडक्शन शैल बी 2 लाख रुपीज इंस्टेड ऑफ कितना हो जाएगा 30,000। सर पहले कंडीशन देख लेते हैं फिर एग्जांपल देख लेते हैं। सर कंडीशन क्या, कंडीशन लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999। अगर आपने घर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रिपेयर्स के लिए, रिन्यूअल के, रुको, घर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए या परचेज करने के लिए लोन लिया था ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999, 1999, 1 अप्रैल 1999 या उसके बाद में। दूसरा, लोन शैल बी टेकन फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, परचेज और कंस्ट्रक्शन हाउस प्रॉपर्टी, मतलब पर्पस देखो ऊपर क्या बोला, परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिन्यूअल, रिपेयर्स, रिनोवेशन सब चलेगा, लेकिन 2 लाख का लिमिट वहां पे तभी आएगा अगर आपने घर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए या परचेज करने के लिए लोन लिया है, तभी मैक्सिमम टू। अगर आपने रिपेयर्स के लिए लोन लिया है, रिनोवेशन के लिए, तो वहां पे 30,000 ही हो जाएगा। तो पहला कंडीशन, लोन शेल बी टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999। दूसरा आपका लोन शेल बी टेकन फॉर द पर्पस ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। और अगर लोन कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, तो इफ इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन शैल बी कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन वाज टेकन। भाई लिमिट है कि 5 साल, जिस साल में आपने लोन लिया है उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 5 साल में आपका कंस्ट्रक्शन क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो मान लो मैंने 1 अप्रैल 1998 को लोन लिया कंस्ट्रक्ट करने के लिए या परचेज करने के लिए, बेटा 30,000 लिमिट, 2 लाख नहीं है, क्योंकि 1 अप्रैल 2019 से 99 से पहले लिया है वहां पे। लेकिन मान लो मैंने लोन लिया है 1 अप्रैल 2000 को लोन लिया है,
मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाई। और जो मेरा पर्पज है रिपेयर्स करने के लिए मैंने लोन लिया था बेटा, फिर भी 30,000 ही मैक्सिमम लिमिट होगा। अच्छा सर मैंने लोन लिया 1 अप्रैल 2000, ठीक है, पर्पज है कंस्ट्रक्शन, ठीक है, और मैंने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया 2007 के अंदर, बेटा फिर भी 30,000 लिमिट हो जाएगा। रीजन 5 साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना था और आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा 2007 के अंदर, समझा बेटा। तो इसलिए 19-20 के अंदर जो भी आप वहां पे इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है तो मैक्सिमम 30,000 ही आएगा। लेकिन सर अगर मैंने लोन लिया 1 अप्रैल 2000 को लोन लिया, मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया 1 अप्रैल 2003 के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, परफेक्ट है, और बेटा वहां पे तो सीधी सी बात होगी लोन आपने 1 अप्रैल 99 के बाद में लिया कंस्ट्रक्शन के लिए, और कंस्ट्रक्शन में 5 साल में कंप्लीट हो गया, तो 19-20 के अंदर मान लो आपका जो इंटरेस्ट अक्रूड हो रहा है 1,80,000, तो इन दैट केस बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा 1,80,000 मान लो आपका इंटरेस्ट अक्रूड हो रहा है, तो 1,80,000 इंटरेस्ट अक्रूड, 1,80,000 इंटरेस्ट अक्रूड, और मैक्सिमम यहाँ पे कितना 2 लाख, क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई विच एवर इज लोअर, तो ये 180 का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर वहां पे आपका इंटरेस्ट अक्रूड हो रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन जो इंटरेस्ट अक्रूड हो रहा है वो 2,10,000, तो उस केस में बेटा मैक्सिमम 2 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा, और 10,000 रुपए वो लापसी हो जाएगा, कड़ी के साथ में उसको खा जाओ। समझ में आया बात बेटा। तो ये चीज वहां पे इस तरीके से करना है। एक समरी दे रखा है इंटरेस्ट का डिडक्शन का, इसी सिर्फ एसओपी के लिए, दिस इज ओनली फॉर एसओपी समरी फॉर डिडक्शन इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B ओनली फॉर एसओपी, ओनली यू नहीं है बेटा, दिस इज ओनली फॉर एसओपी, ओनली फॉर एसओपी, ठीक है। समरी है जो ऊपर बताया वही है। देखो पर्पस आप लोन क्या है, पर्पस अगर आपका रिपेयर है, रिन्यूअल है, रिनोवेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है, मतलब परचेज या कंस्ट्रक्शन नहीं है, कभी भी लो, चाहे 1 अप्रैल 99 से पहले लो या बाद में लो, मैक्सिमम इंटरेस्ट जो अक्रूड हुआ है वो, और मैक्सिमम 30,000 विच एवर इज लोअर उतना ही मिलेगा, मतलब मैक्सिमम लिमिट 30,000 है। पर्पस क्या आपका परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन लोन लिया आपने बिफोर 1 अप्रैल 1999, तो इन दैट केस इंटरेस्ट जितना अक्रूड हुआ है ड्यूरिंग द प्रीवियस मतलब 1920, हम ऑब्वियसली इस साल जितना इंटरेस्ट अक्रूड है उसी की बात होगी वहां पे। और दूसरा आता है बेटा आपका मैक्सिमम कितना 30,000, सीधी सी बात है विच एवर इज लोअर। लेकिन पर्पस आपका परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है, लोन ले रखा है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन इज टेकन, तो मतलब सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कंस्ट्रक्शन के केस में, तो इस केस में इंटरेस्ट अक्रूड जितना इंटरेस्ट अक्रूड हुआ है मतलब 1,80,000 मैक्सिमम 2 लाख विच एवर इज लोअर 180, या फिर इंटरेस्ट अक्रूड 2,10,000 और 2 लाख विच एवर इज लोअर मतलब 2 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा, 10,000 लैप्स हो जाएगा। ये समरी हो गया। अब कुछ कॉमन पॉइंट है एलओपी और एसओपी दोनों के लिए इंटरेस्ट रिलेटेड फॉर बोथ एलओपी एंड एसओपी। इफ लोन इज टेकन फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन ऑफ डॉटर एंड मैरिज ऑफ सन बाय मोर्टगेजिंग द हाउस, देन द हाउस शेल नॉट बी अलाउड, देन द इंटरेस्ट शेल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन, ठीक है, एज अ पर्पस इज नॉट हाउस प्रॉपर्टी। बेटी के एजुकेशन फॉरेन में पढ़ाने के लिए, बेटी को पढ़ाने के लिए हाउस प्रॉपर्टी को गिरवी रखा और पापा ने लोन ले लिया, बेटे की शादी करनी थी, पापा ने घर गिरवी रखा और लोन ले लिया, यहाँ पे पर्पस आपका हाउस प्रॉपर्टी नहीं है तो इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ डिलेड रीपेमेंट बराबर है, आपका जो ईएमआई जाना था एवरी मंथ ऑफ 10th को ईएमआई जाता है, लेकिन किसी रीजन की वजह से इस 10 तारीख को आप ईएमआई नहीं दे पाए, तो बेसिकली आपका ईएमआई था 12,000 का, जिसके अंदर 10,000 प्रिंसिपल था, 2,000 वहां पे इंटरेस्ट था, लेकिन आपने लेट पेमेंट किया, 20 तारीख को पेमेंट किया, तो कंपनी ने आपसे 12,500 लिया। सर 12,500 क्यों? 10,000 आपका प्रिंसिपल, 2,000 आपका इंटरेस्ट और 500 रुपए लेट वहां पे जो पेमेंट किया उसका डिलेड इंटरेस्ट लिया। तो सर इंटरेस्ट का डिडक्शन कितना मिलेगा? 2,500 या 2,000? बेटा 2,000। वो 500 रुपए का डिडक्शन मिलेगा क्योंकि वो पेनल्टी इन नेचर है, वो जो 500 रुपए पेनल्टी इन नेचर है। सो इन केस ऑफ डिलेड रीपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन, इफ एनी इंटरेस्ट इज पेड, डिडक्शन shall not be allowed as it is penalty in nature. Next, if new loan is taken for repayment of old loan which was taken for the purpose of house property, interest on new loan shall be allowed as deduction. मैंने पहले एसबीआई से लोन ले रखा था 20 लाख का, मैं रीपेमेंट नहीं कर पाया तो मैंने आईसीआईसीआई बैंक से नया लोन ले लिया पुराने वाले लोन के रीपेमेंट के लिए, तो उस केस में नए वाले लोन के ऊपर जो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं उसका डिडक्शन मिलेगा, प्रोवाइडेड
पुराना वाला लोन था वो हाउस प्रॉपर्टी के लिए जो पर्पस था उसके लिए वहां पे लेना चाहिए था। ये कॉमन पॉइंट्स थे वहां पे। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट आता है आपका टैक्सेबिलिटी ऑफ अनरियलाइज रेंट एंड अरियर्स ऑफ रेंट। ठीक है, पहले तो ये समझो कि अनरियलाइज रेंट क्या होता है, अरियर्स होता है। अनरियल रेंट तो मैंने बता दिया कि किराएदार मेरे घर में रहा, बोला सर कोविड-19 है, सर मेरी जॉब नहीं थी, मेरी सैलरी नहीं आ रही थी, तो सर 2 महीने का मेरा किराया नहीं दे पाऊंगा, ये तो हो गया अनरियलाइज रेंट। अरियर्स ऑफ रेंट क्या, अरियर्स ऑफ रेंट कुछ अलग है। अरियर्स ऑफ रेंट समझो बात को कुछ इस तरीके से, एग्जाम्पल से समझाता हूं वहां पे आपको कि अनरियलाइज रेंट तो क्लियर हो गया। वहां पे अरियर्स ऑफ रेंट को समझना कि व्हाट इज अरियर्स ऑफ रेंट। अरियर्स ऑफ रेंट होता है किसी डिस्प्यूट की वजह से नहीं मिला है। मान लो किराएदार मेरे घर के अंदर रहने के लिए आया, 1 अप्रैल 2019 को किराएदार घर में रहने को आया और रेंट था ₹5,000 पर मंथ, बराबर। अब एग्रीमेंट हमारा हुआ था वहां पे, मैंने क्या बोला किराएदार को, ठीक है, इन 1 दिसंबर मैंने किराएदार को बोला कि मैंने कहा बेटा 1 दिसंबर 2000 1 जनवरी ले लेते हैं, 1 जनवरी ले लेते हैं, 1 जनवरी 2020 से मैं रेंट इंक्रीज कर दूंगा टू ₹6,000 पर मंथ। ये मैंने बोल दिया वहां पे। किराएदार बोलता है, जो टेनेंट है वो बोले कि नहीं मैं तो 5,000 दूंगा, तो वो डिसएग्री हो गया। ठीक है, तो मैटर चला गया वहां पे आपका कोर्ट के अंदर चला गया, कोर्ट के अंदर चला गया कि भाई मैं बोलता हूं 6,000 लूंगा, वो बोलता है कि 5,000 ही दूंगा। तो बेटा एक बात तो क्लियर है कि 1 अप्रैल 2019 टू 31 दिसंबर 2019 तक तो जो किराया है वो दोनों हम बोल रहे हैं कि ₹5,000 पर मंथ है। लेकिन मैंने बोला 1 जैन से 20 से 6,000, किराएदार बोलता है वहां पे 1 जैन 20 से मैं कितना दूंगा, टेनेंट ने मुझे पे किया ₹5,000 ओनली। ठीक है, 5,000 ऑब्वियसली 31 मार्च 2020 तक, वो बोला मैं तो 5,000 ही दूंगा, बोला मेट्रो कोर्ट में बाद में देख लेंगे। अब बेटा बाहर समझना, साल खत्म हो गया, अगला साल आया और जून 2020, अच्छा ये सब हो रहा है फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर 1920 के अंदर। अब जून 20 मतलब आ गया प्रीवियस ईयर आपका 2021 आ गया वहां पे। उसके अंदर कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने डिसीजन दिया, कोर्ट डिसाइड्स रेंट @6,000 पर मंथ। तो किराएदार बोलता ठीक है जून से मैं 6,000, तो मैंने कहा जून की बात ही नहीं हो रही है, डिस्प्यूट तो इस पीरियड को लेकर के था ना, इस पीरियड को लेकर के था, मतलब जनवरी फरवरी मार्च, तो जैन फेब और मार्च का 5,000 के हिसाब से उसने किराया मेरे को दे दिया था, ये तो मेरे को उसने पे कर दिया था। कोर्ट ने क्या बोला 6,000 के हिसाब से होना चाहिए था, मतलब 3,000 का रेंट वहां पे मुझे वो और पे करेगा। तो मान लो जून 20 के अंदर, जून 20 के अंदर वो 3,000 और पे करता है रुपीज फॉर जैन फेब एंड मार्च 2020, मतलब प्रीवियस ईयर 1920 का, और वो पेमेंट कब करा, प्रीवियस ईयर 2020। बेटा दिस इज कॉल्ड अरियर्स ऑफ रेंट। ये 3,000 रुपीज मिला, दिस इज कॉल्ड अरियर्स ऑफ रेंट। देखो बात समझो, अनरियलाइज रेंट इज समथिंग डिफरेंट। किराएदार घर में रहा, वो किसी रीजन की वजह से किराया नहीं दे पाया, तो मतलब वो रेंट ड्यू हुआ था, बस रिसीव नहीं हुआ है। लेकिन बेटा यहां पे आप देखोगे, यहां पे देखोगे तो वो जो 3,000 रुपीज है वो ड्यू ही नहीं हुआ। ये जो पीरियड में 3,000 ड्यू ही नहीं हो, क्योंकि डिस्प्यूट है ना, जब तक डिस्प्यूट वहां पे सेटल नहीं हो जाता तब तक वो रेंट वहां पे आपका ड्यू हो ही नहीं सकता। तो बेटा ये ड्यू कब होगा, वो ड्यू होगा जब कोर्ट का डिसीजन आएगा, जब कोर्ट का डिसीजन आएगा। तो कोर्ट का डिसीजन आएगा तब किराएदार बोलता है, वहां पे किराएदार को बोला कि भाई आपको 3,000 रुपए और पे करना पड़ता था, तो अभी वो ड्यू एज वेल एज एंड रिसीव हो गया। तो सर क्वेश्चन आता है ये कौन से पीरियड का रेंट है, सर दिस इज रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर 1920 बट इट इज रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर 2021। तो सर ये टैक्सेबल कौन से ईयर में, बेटा जब ये रिसीव होगा, तो जब ये रिसीव होगा तब आपका ये टैक्सेबल होगा, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है ना कोर्ट मेरे फेवर में डिसीजन दे या उसके फेवर में डिसीजन दे। सो इन केस ऑफ अनरियलाइज रेंट,
एंड अरियर्स ऑफ अनरियलाइज रेंट के केस में भी देखोगे तो हम क्या करते हैं, अगर अनरियलाइज रेंट होता है तो उसको एक्चुअल रेंट पर एनम में से लेस करते हैं। क्यों? क्योंकि सर जब वो मिला ही नहीं है तो उसको मैं टैक्स के लिए क्यों ऑफर करूं। लेकिन मान लो वो अगले साल अनरियलाइज रेंट भी मिल जाता है कि भाई उसने बोला कि मान लो पिछले साल उसने 2 महीने किराया नहीं दिया था, ठीक है, कौन से ईयर में, ठीक है, उसने 1920 में 2 महीने किराया नहीं दिया, तो हमने जो भी इनकम होती थी उसमें 10,000 लेस कर दिया था। तो अनरियलाइज रेंट बोला कि सर 3 दे रहा हूं तो ब्राह्मण का पैसा कहां खा के जाऊंगा, 10,000 और दे देता हूं वहां पे, तो मेरे को टोटल कितना मिला, 13,000 मिला। बेटा ये 30,000 तब टैक्सेबल होगा जब एक्चुअली रिसीव होगा, जब वो एक्चुअली क्या होगा बेटा, रिसीव होगा। ठीक है, तो बात समझो, टैक्सेबिलिटी अनरियलाइज्ड अरियर्स रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट मींस रेंट व्हिच इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इट शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम एक्चुअल रेंट पर एनम। इफ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड इज गिवन इन द क्वेश्चन देन अनरियलाइज्ड रेंट बी इग्नोर्ड। अगर वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्वेश्चन में एक्चुअल रेंट रिसीव दे रखा है तो ऑलरेडी लेस करके दे रखा है, तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक्चुअल रेंट पर मंथ या एक्चुअल रेंट पर एनम दे रखा है तो फिर आप वहां पे पूरे साल का लेकर के उसमें जितना अनरियलाइज्ड रेंट है वो लेस कर दो। However, arrears of rent means rent which is not due as well as not received due to any dispute, and whenever dispute is over it will due। सीधी सी बात है। अब आती है टैक्सेबिलिटी। टैक्सेबिलिटी तो रिकवरी पे, ऑन रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट एंड अरियर्स ऑफ रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट एंड अरियर्स ऑफ रेंट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम। अच्छा सर मान लो एक और सिचुएशन है कि मान लो मैंने बोला कि यार ये प्रॉपर्टी पनौती है, कभी मिलता नहीं है, कभी डिस्प्यूट होता है, तो मैंने जैसे ही मार्च गया अप्रैल 2020 के अंदर मैंने प्रॉपर्टी बेच दिया, प्रॉपर्टी बेच डाला, सोल्ड। मतलब जून के अंदर जब मुझे 3,000 और ये 10,000 मिला है, 13,000 मिला है, तब मैं प्रॉपर्टी का ओनर नहीं था। जबकि चार्जिंग सेक्शन 22 क्या बोलता है कि असेसी मस्ट बी ओनर, तो सर वो तो वायलेशन हो गया, कोई वायलेशन नहीं हुआ बेटा। दिस रेंट बिलोंग्स टू प्रीवियस ईयर 1920 और उस टाइम पे बहुत अच्छे से ओनर हुआ करता था, तो डजंट मैटर प्रॉपर्टी का ओनर है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ओनली। तो अनरियलाइज्ड रेंट एंड अरियर्स ऑफ रेंट शैल बी टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज एक्चुअली रिसीव्ड, नो मैटर assessee is owner of the house property or not in the year of recovery, doesn't matter, जिस साल में रिकवरी और उस साल ओनर है कि नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर टैक्सेबिलिटी कैसी होगी, बात बड़ा बात समझो, अगर ये अनरियलाइज्ड रेंट आपको टाइम पे मिला होता तो ये जीएवी का हिस्सा होता, ऑब्वियसली एक्चुअल रेंट में से लेस नहीं करते इसको, सीधी सी बात है ना। अगर ये टाइम पे मिला होता तो ये आपका एक्चुअल रेंट में से लेस नहीं होता, मतलब वो जीएवी का हिस्सा होता, जीएवी का हिस्सा होता मतलब वो एनएवी का हिस्सा होता, और एनएवी का हिस्सा होता मतलब इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता 30%। वैसे ही अरियर्स ऑफ रेंट, ये 6,000 उसने पहले ही दे दिया होता तो उस साल मेरा रेंट में 6,000 ले लेता वहां पे, और वो फिर जीएवी एक्चुअल रेंट 6,000 पर मंथ ले लेता वहां पे, और फिर वो मेरा जीएवी का हिस्सा होता, फिर एनएवी का हिस्सा होता, और फिर उसके ऊपर भी स्टैंडर्ड मिलता। लेकिन जब वो हिस्सा ही नहीं हो पाए जीएवी की, तो उनके ऊपर एनएवी के हिस्सा नहीं हो पाए तो स्टैंडर्ड नहीं मिला। बट बेटा अब जब ये मिल रहा है तब तो स्टैंडर्ड मिलना चाहिए ना, तो बेटा ध्यान रखो, अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड है ना, एंड अरियर्स ऑफ रेंट रिसीव। तो अपना फॉर एग्जांपल अभी लिया था कि अनरियलाइज्ड रेंट वहां पे 10,000 का और अरियर्स ऑफ रेंट कितना 3,000 का मिला, टोटल कितना हो गया 13,000 बेटा। और इसमें से आप लेस कर दोगे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, 30% ऑफ एनएवी नहीं, 30% ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट एंड अरियर्स ऑफ रेंट, तो आपका इसका 30% जो भी होता है वो आप लेस कर दोगे, तो ये जो अमाउंट आएगा ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो दूसरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उसमें ऐड कर दोगे, उसमें क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। क्लियर है बेटा। तो ये एक आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट था अनरियलाइज्ड रेंट का। अब आता है बेटा देखो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हमने एलओपी का कर लिया, डीएलओपी का कर लिया, एसओपी का कर लिया। अब कुछ और केसेस है वो डिस्कस करते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी है पार्ट ऑफ द ईयर वैकेट है, मतलब पहला वाला जो था एलओपी वाला कि पूरे साल किराए पे दे रखा था, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी थोड़े टाइम के लिए 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने के लिए खाली रह सकता है, किराएदार ही नहीं था वहां पे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उस केस में क्या करेंगे, तो बेटा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन केस ऑफ एलओपी वैकेंट पार्ट ऑफ द ईयर। बेटा कंप्यूटेशन तो वैसे ही करना, जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बाय द असेसी, ठीक है, ये आ गया एनएवी माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। एलओपी है तो उस केस में भाई भले पार्ट ऑफ द ईयर वैकेट है बट है तो एलओपी वहां पे, तो विदाउट एनी लिमिट वहां पे आपका इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा अक्रूवल बेसिस पे।
लेकिन जो जीएवी निकालने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा यहाँ पे बेटा। जीएवी कैसे निकालते हैं वो चेंज हो जाएगा। जब कभी भी ये प्रॉपर्टी आपका वैकेट था, तो देखो वैकेट था मतलब आपको उतने महीने का रेंट नहीं मिला, सीधी सी बात है, रेंट नहीं मिला। वैकेंसी था, क्या था बेटा, वैकेंसी था, वैकेट था प्रॉपर्टी वहां पे, तो आपको उतने महीने का रेंट नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। बात समझो। तो उस केस में जो वैकेंसी लॉस है वो लेस करोगे। तो उस केस में जीएवी कैसे निकालेंगे, ये बेटा हम क्या निकाल रहे हैं, ये जीएवी निकाल रहे हैं। ये जो पूरा हम करामात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जीएवी निकाल रहे हैं, जीएवी। ठीक है, ये थोड़ा सा तरीका वहां पे आपका अलग हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या लेना बेटा, म्युनिसिपल वैल्यू पर एनम लेना है, म्युनिसिपल वैल्यू पर एनम, म्युनिसिपल वैल्यू पर एनम, म्युनिसिपल वैल्यू पर एनम लेना है वहां पे आपका। सीधी सी बात है, अगर प्रॉपर्टी वहां पे ड्यूरिंग द ईयर अक्वायर कर रखा है या ड्यूरिंग द ईयर बेच दिया, तो जितने महीने ओनर थे उतने महीने का लेना, अदरवाइज पर एनम। फेयर रेंट आपको पर एनम ना, विच एवर इज हायर ले लोगे, उन दोनों में से विच एवर इज क्या कर लोगे, हायर। फिर आप नेक्स्ट लेते हो स्टैंडर्ड रेंट पर एनम, फिर इन दोनों में से क्या करते हो, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर करते हो तो ये आता है आपका एक्सपेक्टेड रेंट पर एनम आ जाएगा। क्या जाएगा बेटा, एक्सपेक्टेड रेंट वहां पे पर एनम हो जाएगा। कैसे निकालते, 3 और 4 विच एवर इज हायर, बराबर। अब नेक्स्ट आता है आपको निकालना है एक्चुअल रेंट रिसीव। एआरआर का मतलब होता है बेटा एक्चुअल रेंट रिसीव। देखो यहां तक स्टेप नंबर 5 तक सब कुछ सेम था जो हमने अभी तक देखा, हमने अभी तक देखा, अभी तक पढ़ा। यहां पर थोड़ा चेंज आता है, एक्चुअल रेंट रिसीव निकालना है। तो जब एक्चुअल रेंट रिसीव निकालेंगे तो मान लो हमको एक्चुअल रेंट पर मंथ या पर एनम दे रखा है, तो वो ले लेंगे। एक्चुअल रेंट पर मंथ दे रखा है तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे, पर एनम आ जाएगा। उसमें से दो चीजें लेस करो अगर है तो, ऑब्वियसली पहला तो अनरियलाइज रेंट, अगर है तो लेस कर दो, अगर नहीं है तो जाने दो, इग्नोर करो, बराबर है। कि जितना महीना किराए पे था उसमें से भी कुछ अनरियलाइज्ड है, कि मान लो 10 मंथ्स रेंट पे दे रखा था, 10 मंथ्स रेंट पे दे रखा था, उसमें से भी एक महीना वहां पे किराया नहीं मिला, तो आप क्या करो, 12 महीने किराया लो, एक महीने का अनरियलाइज रेंट लेस कर दो, और 2 महीने का वैकेंसी लॉस लेस कर दो। वैकेंसी अलाउंस या वैकेंसी लॉस अलग अलग नाम बोल सकते हो। ये इस तरीके से आ गया आपका एक्चुअल रेंट रिसीव, मतलब इतना आपको एक्चुअली मिला है, इतना आपके पास में एक्चुअली पैसा आया है, इतना आपके पास में क्या आया है, एक्चुअली पैसा आया है। बात समझो, बराबर है। और फिर आपका सिंपल सा तरीका है कि जो एक्सपेक्टेड रेंट है और एआरआर है, विच एवर इज हायर, वो हो जाएगा आपका जीएवी, विच एवर इज हायर। यही तो करते हैं सर, यहाँ पे फर्क क्या है, एक ही तो फर्क है कि आपने एक्चुअल रेंट पर एनम में से वैकेंसी लॉस लेस करने को बोला है, थोड़ा सा और चेंज है बेटा। देखो अब जब कभी भी हम करते हैं कि स्टेप नंबर 5 और 6 मतलब एक्सपेक्टेड रेंट और एआरआर विच एवर इज हायर, अगर ये एआरआर हायर है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे एग्जाम्पल लू, कहने का मतलब कि आपका एक्सपेक्टेड रेंट है मान लो 1,80,000 आ गया, बराबर है। और जो आपका एआरआर आया सर 2,00,000 रुपीज, ये इतना आपको एक्चुअल, इतना एक्सपेक्ट किया था, इतना एक्चुअल रिसीव, तो विच एवर इज हायर, तो उस केस में बेटा जीएवी आपका हो जाएगा आंख बंद करके 2,00,000 रुपए। आंख बंद कितना बेटा, 2,00,000 रुपए। लेकिन अगर मान लो आपका एक्सपेक्टेड रेंट 1,80,000 है और एआरआर 1,75,000 आया, तो जनरली का तो विच एवर इज हायर, बराबर है। तो विच एवर मतलब 180 लेना नहीं बेटा, यहीं पे एक थोड़ा सा आपको एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एआरआर सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी की वजह से कम आ रहा है, कि अगर वैकेंसी नहीं होता तो शायद ये एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा मिलता अपने को। बात समझो, कहीं ऐसा, कहीं वैकेंसी तो रीजन नहीं है एआरआर के कम होने की वजह से, बराबर है। तो उस केस में अपने को छोटी सी कैलकुलेशन करनी है, वो कैलकुलेशन बता रहा हूं, ये कैलकुलेशन आपको रफ में करनी है वहां पे, रफ में मतलब साइड में कर दो, रफ की जगह आप साइड में कर दो वहां पे, वर्किंग नोट में, रफ नहीं, वर्किंग नोट के अंदर। वर्किंग नोट क्या करना है, देखो सिचुएशन देखो, इफ एक्सपेक्टेड रेंट इज ग्रेटर देन एआरआर, ये देखो ये वाली सिचुएशन मैं यहां पे लेता हूं बेटा, यहां पे 1,40,000, 1,40,000। तो यहां पे देखो एक्सपेक्टेड रेंट कितना है 180 और एआरआर कितना है 140, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है। तो आप जीएवी वहां पे 180 नहीं लोगे, आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि कहीं वैकेंसी तो रीजन नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो उस केस में आप क्या चेक करोगे कि एआरआर प्लस वैकेंसी लॉस मिला करके, मैं ऐसे अमाउंट ले रहा हूं, आप वहां पे ज्यादा उसको मत करना, एआरआर प्लस वैकेंसी लॉस मिला कितना हो रहा है वहां पे, ये इधर है ना, ये इक्वल नीचे आता है, ये वाला नहीं है, ये वाला साइन है ना,
इक्वल टू और ग्रेटर देन, वो वाला साइन है, ठीक है। तो उस केस में मान लो कि बेटा आपका एआरआर वैकेंसी लॉस, तो मान लो फॉर एग्जांपल जो वैकेंसी लॉस है वो, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, वैकेंसी लॉस है वो 40,000 है, कितना 40,000। तो बेटा आपका एआरआर कितना है, एआरआर है 140 और वैकेंसी लॉस कितना है 40,000। तो अगर मान लो वैकेंसी नहीं होता तो आपको रेंट मिलता 180 एंड इट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट दैट इज 180, बराबर है, इक्वल टू या फिर ग्रेटर हो सकता था वहां पे। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सर एआरआर का कम होने के पीछे जो रीजन है वो रीजन सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी है। रीजन क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, वैकेंसी। तो उस केस में आपको जीएवी लेना है 1,80,000, मतलब आपका सॉरी 1,80,000 नहीं, ये 1,40,000 एआरआर, 1,40,000 एआरआर को आप वहां पे जीएवी ले लोगे। एआरआर क्या ले लोगे, एक्चुअल एंड रिसीव जो है जीएवी। बेटा ये 40,000 आपको जोड़ के नहीं लेना, वो तो सिर्फ देखना है, चेक करने के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए वहां पे कि भाई जो कम रेंट आ रहा है दिस इज ओनली ड्यू टू वैकेंसी। तो इस केस में जीएवी आपका भले ही आपका एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा क्यों ना हो, एक्सपेक्टेड क्या क्या ना ज्यादा, लेकिन मान लो आपका जो वैकेंसी लॉस है वो आपका 30,000 ही है, तो उस केस में आपको कितना मिलता, अगर वैकेंसी नहीं होता तो 1,40 और 30, तो ये मिला करके भी एक्सपेक्टेड रेंट से कम होता, 180 से कम होता। तो इसका मतलब से वैकेंसी रीजन नहीं, कोई और रीजन भी हो सकता है। तो इस केस में आपको जीएवी लेना है, एक्सपेक्टेड रेंट मतलब 180 ही लेना है। एक और एग्जांपल दे रखा है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो यहां पे, देखो ये आपको करना कब है, जब पहले आपको समझ लो ये जो कैलकुलेशन आपको तभी करनी है जब दो कंडीशन फुलफिल होती है। नंबर वन वैकेंसी है, नंबर वन क्या है, वैकेंसी है, और नंबर टू एक्सपेक्टेड रेंट इज ग्रेटर देन एआरआर, तभी आपको करना है। अगर एआरआर इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेंट, तब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, भले वैकेंसी क्यों ना हो, भले वैकेंसी क्यों ना हो। दो कंडीशन, नंबर वन if there is a vacancy and condition number टू expected rent is greater than ARR। तो देखो यहां पे बात समझो, एग्जांपल ले रखा है कि आपका जो रेंट पर मंथ है वो है 15,000, वैकेंसी है 2 मंथ्स का, ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट 180 दे रखा है और एआरआर कितना है 150। कैसे है, आप निकाल लोगे आराम से, 15,000 पर मंथ रेंट है, 2 महीने की वैकेंसी है, मतलब 10 महीने का ही रेंट मिला है, तो 150, और वैकेंसी लॉस 2 महीने का रेंट नहीं मिला है तो 30,000 का वैकेंसी लॉस हो गया। तो अभी आप देखोगे 180 एक्सपेक्टेड रेंट, पहली बात तो वैकेंसी है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। कंडीशन नंबर टू एक्सपेक्टेड रेंट इज ग्रेटर देन एआरआर, ऐसी सिचुएशन है वहां पे, तो आप फिर वहां पे कैलकुलेशन करो, चेक करो। तो बेटा अगर वैकेंसी नहीं होता तो मुझे कितना रेंट मिलता है, एआरआर प्लस वैकेंसी लॉस, तो उस केस में बेटा मुझे रेंट मिलता है 150 प्लस 30, मतलब 180 मिलता। कितना मिलता है, 180। और मेरा जो एक्सपेक्टेड रेंट है बेटा वो भी कितना है, 180, मतलब ये इक्वल हो गया ना वहां पे, दोनों क्या हो गया, इक्वल, भले बड़ा लिखा हुआ लेकिन बट ये इक्वल हो गया, दोनों क्या हो गया, इक्वल। तो इक्वल और ग्रेटर देन, तो उस केस में बेटा वहां पे जो रेंट मेरा कम आ रहा है दैट इज ओनली ड्यू टू वैकेंसी, तो जीएवी क्या हो जाएगा, एआरआर, भले ही एक्सपेक्टेड रेंट 180 है, इग्नोर दैट, ये आपका 150 एआरआर तो 150 है ना वहां पे, ये देखो 150, वो मेरा जीएवी हो जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, रेंट आपका 15,000 है पर मंथ, वैकेंसी 2 मंथ्स का है, लेकिन 1 महीने का रेंट मिला भी नहीं है, अनरियलाइज रेंट है फॉर 1 मंथ। तो इस केस में बेटा देखो एक्सपेक्टेड रेंट 180 दे रखा है, सर एआरआर कितना आएगा, तो एआरआर देखो आपको 2 महीने का वैकेंसी और 1 महीने का रेंट नहीं मिला, किराएदार होते हुए भी नहीं मिला, मतलब सिर्फ 9 महीने का रेंट मिला, तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड इज 1,35,000, और वैकेंसी लॉस 2 मंथ्स का वैकेंसी लॉस, तो 15 दूनी 30, मतलब 30,000 है। तो इन दैट केस बेटा अगर मान लो वैकेंसी नहीं होता तो क्या सोचते, तो एआरआर प्लस वैकेंसी लॉस 135 प्लस 30 बराबर है, ये मिला करके भी, सिंबल उल्टा बनाया हुआ है बेटा, ये सिंबल उल्टा बनाया हुआ है, ये मिला करके भी, ये मिला करके भी एक्सपेक्टेड रेंट से कम होता, बराबर है, ये 165 हो रहा है। तो इन दैट केस आपका जीएवी क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट, क्योंकि सिर्फ वैकेंसी रीजन नहीं है, कोई और रीजन भी है वहां पे। तो इस तरीके से करके आपको जीएवी ले लेना है और फिर आगे कैलकुलेशन सेम वैसे ही करना है, माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस, एनएवी वगैरह, वो बराबर है, ये चीजें। अब बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, ये तो हो गया अगर आपका वैकेंसी है वहां पे,
ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड। नेक्स्ट कौन सा आता है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन केस ऑफ वन पार्ट इज एलओपी एंड अनदर पार्ट इज एसओपी ऑफ द सेम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी एक ही है, बराबर, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर, हाउस प्रॉपर्टी एक ही है, या एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा ये हो गया वहां पे। और जो मान हम ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर ही लेते हैं, वहां पे ग्राउंड फ्लोर पे रेंट पे दे रखा है और फर्स्ट फ्लोर पे वहां पे खुद रहते हैं, तो उस केस में बेटा क्या हो गया, जो ग्राउंड फ्लोर वाला है वो तो लेट आउट हो गया, और जो फर्स्ट फ्लोर वाला वो क्या हो गया, सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया। तो बेटा उस केस में क्या करेंगे, जब बेटा ऐसी सिचुएशन होती है तो अज्यूम करो कि ये एक हाउस प्रॉपर्टी ना होकर के ये दो अलग अलग हाउस प्रॉपर्टी है, दो एक हाउस प्रॉपर्टी के दो पार्ट ना होकर के दो अलग अलग हाउस प्रॉपर्टी है, टू सेपरेट हाउस प्रॉपर्टीज मान लो इनको। और फिर उसके बाद में जो आपने पार्ट लेट आउट कर रखा है, मतलब ग्राउंड फ्लोर, उसका कंप्यूटेशन करो जैसे कि लेट आउट का होता है। अगर वैकेंसी है तो वो भी देखना है, कहने का मतलब वैकेंसी है तो अभी जो बताया वो, और वैकेंसी नहीं है तो जो सबसे पहले डिस्कस किया था वो वाला। और मान लो जो एसओपी है फर्स्ट फ्लोर, उसका हम ट्रीटमेंट एसओपी की तरह करेंगे, तो सर उस केस में हम मान लो एलओपी के लिए म्युनिसिपल वैल्यू चाहिए रहेगा, फेयर रेंट वो तो पूरा हाउस का देखा, तो जो भी चीजें हैं उनको आप डिवाइड कर दो, टुकड़ों में बांट दो। इट इज पॉसिबल दैट अ पार्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी is let out and part of the same house property is self occupied. In this situation we will compute income from house property as per the provisions applicable to LOP for let out properties and as per the provisions of applicable to SOP for self occupied portion. ठीक है, पोर्शन। इन शॉर्ट वी विल कंसिडर टू और मोर हाउस प्रॉपर्टीज फॉर द पोर्शन विच आर एलओपी एंड एसओपी। म्युनिसिपल वैल्यू, fair rent, standard rent, municipal taxes and interest on loan shall be segregated in the proportion of let out and self occupied portion के भाई 50-50% है या 1/3 इस तरीके से है, 1/3 2/3 है, बराबर है 1/4 जो भी मतलब जिस तरीके उस पोर्शन में आपको बांट देना है। एसओपी केस में तो खाली इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, वो भी लिमिट है 30,000 और 2 लाख, बराबर। पहले आप बांट दो फिर उसके बाद में लिमिट वहां पे अप्लाई करो एसओपी केस में। एलओपी के केस में कोई लिमिट नहीं है और उधर म्युनिसिपल टैक्सेस का भी डिडक्शन मिलता है जितना उसके हिस्से में आया है वहां पे, बराबर। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कंप्यूटेशन इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टीज को ओन बाय 2 और मोर पर्सन। ऐसा भी हो सकता है कि एक हाउस प्रॉपर्टी के 2 या उससे ज्यादा ओनर हो, दैट इज पॉसिबल। सर उस केस में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना बेटा, नॉर्मली आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करो, नॉर्मली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करो, नॉर्मली अज्यूम करो कि एक ही ओनर है। फिर उसके बाद में जो कंप्यूटेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आता है उसको जितने भी को ओनर है उनके उनके शेयर में बांट दो। अगर सर शेयर नहीं दे रखा है तो उस केस में बेटा आप क्या करो, वहां पे इक्वल इक्वल बांट दो, वहां पे ये चीज ध्यान रखना, क्लियर है ये चीज, ठीक है। उस अब आगे ये वहां पे हो गया। तो इट इज पॉसिबल दैट हाउस प्रॉपर्टी इज को ओन बाय 2 और मोर पर्सन्स। इन सच अ केस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शैल बी कंप्यूटेड नॉर्मली assuming there is only one owner and computed income from house property shall be segregated in the proportion of their ownership. If such proportion is not given then आप assume वहां पे कर लो कि इक्वल है। एक चीज, जब एसओपी की बारी आएगी कि भाई एसओपी के को ओनर है वहां पे, तो उस केस में जो लिमिट है ना 30,000 का और 2 लाख का, वो ईच को ओनर, ईच मैंने ऐसे ही बोला था आपको, बराबर है, मतलब मिस्टर ए एंड मिस्टर बी ये दोनों को ओनर है, तो उस केस में मिस्टर ए को भी 30,000 का वहां पे लिमिट मिलेगा और मिस्टर बी को भी 30,000 का लिमिट मिलेगा। समझा बात। मान लो टोटल इंटरेस्ट 75,000 है, 75 और दोनों का शेयर इक्वल है वहां पे, टोटल इंटरेस्ट 75, बराबर है। तो ए को 30,000 का डिडक्शन मिलेगा, बी को भी 30 का डिडक्शन मिलेगा, कितना हो गया 60, बचा कितना 15, वो लैप्स हो जाएगा एसओपी के केस में। समझा बात मतलब। या फिर 2 लाख का लिमिट वहां पे है तो 2 लाख का ए को भी मिलेगा, 2 लाख को बी भी मिलेगा। मान लो टोटल इंटरेस्ट 5 लाख का एसओपी के ऊपर, बराबर है। उस केस में 2 का मिस्टर ए को मिलेगा डिडक्शन, 2 का मिस्टर बी को मिलेगा डिडक्शन, और बचा हुआ जो 1 लाख है वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। सो इन केस ऑफ एसओपी डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B मैक्सिमम ₹30,000 2 लाख शैल बी अवेलेबल फॉर ईच को ओनर। नेक्स्ट आता है कंप्यूटेशन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन केस ऑफ प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर और सेम प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर। कि भाई जो हाउस प्रॉपर्टी है वो आपने लेट आउट भी कर रखा है उसी साल में, मतलब ऐसा 2 टुकड़े नहीं है, एक ही हाउस प्रॉपर्टी। मेरा एक घर था, 3 महीने में खुद रहा उसके अंदर, फिर मैं दूसरे घर में शिफ्ट हो गया वहां पे, तो जो रिमेनिंग 9 मंथ था वो मैंने किराए पे दे दिया, वो सेम घर।
तो यहां पे क्या हो रहा है कि जो प्रॉपर्टी है वो सेम प्रॉपर्टी लेट आउट भी हो रही है कुछ महीने के लिए, और कुछ महीने के लिए मैं उसको सेल्फ ऑक्यूपाई भी कर रहा हूं। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा आपको क्या करना है, आपको पूरी प्रॉपर्टी पे ये एज्यूम करना है कि लेट आउट मान के ही ट्रीटमेंट करना है। लेकिन सर 3 महीने तक मुझे किराया आया ही नहीं क्योंकि मैं खुद उसमें रहा था। तो बेटा उस केस में जितना आपको एक्चुअल रेंट वहां पे आपका लेट आउट पीरियड का है वही लेना है। एक्चुअल रेंट पर एनम लेते हो ना हमेशा, एक्चुअल रेंट हमेशा पर एनम लेते हो, उसकी जगह आपको एक्चुअल रेंट फॉर लेट आउट पीरियड ही लेना है वहां पे। सो इट इज पॉसिबल दैट अ प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर से फॉर 3 months एंड सेम प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर से फॉर 9 months, बराबर 9 months के लिए। इन दिस केस कंप्यूटेशन फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शैल बी डन अज्यूमिंग इट इज लेट आउट प्रॉपर्टी। इन दिस केस एक्चुअल रेंट रिसीव शैल बी टेकन फॉर लेट आउट पीरियड ओनली। एक्चुअल रेंट, खाली एक्चुअल रेंट। देखो आपको एक क्वेश्चन मॉड्यूल के अंदर सबसे लास्ट क्वेश्चन है, वो एक्सरसाइज वगैरह जहां पे खत्म होती है ना, वहां पे मॉड्यूल के अंदर एक क्वेश्चन है, बराबर। वो क्वेश्चन स्कीम दे रखा है वहां पे, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वहां पे जो फेयर रेंट है ना, फेयर रेंट वो 1,50,000 दे रखा है फॉर लेट आउट पीरियड। गेम होता है इंस्टीट्यूट, बराबर। वो आपका 1,50,000 फॉर लेट आउट पीरियड। तो यहाँ पे फेयर रेंट लेट आउट पीरियड की नहीं लेना है आपको, एक्चुअल रेंट। तो देखो यहाँ पे जीएवी कैसे निकालोगे आप, जीएवी कुछ इस तरह, म्यूनिसिपल वैल्यू ये पर एनम लिखा, देखो लिखा हुआ मैंने पर एनम। फेयर रेंट भी आपको पर एनम लेना, विच एवर इज हायर। स्टैंडर्ड रेंट भी पर एनम लेना है, बराबर है। एक्सपेक्टेड रेंट ऑब्वियसली वो और वो विच एवर इज लोअर वहां पे हो जाएगा। अभी जो एक्चुअल रेंट रिसीव है ना, ये कैसे निकालोगे, तो एक्चुअल रेंट हमेशा आप पर एनम लेते हो। एक्चुअल रेंट क्या लेते हो बेटा, पर एनम लेते हो। वो पर एनम न लेकर के आपको ओनली फॉर लेट आउट पीरियड लेना है, ओनली फॉर लेट आउट पीरियड माइनस अनरियलाइज रेंट। 12 महीने का लेकर के लेट आउट पीरियड लेना है, ठीक है। और फिर ऑब्वियसली इन दोनों में से जो भी आएगा विच एवर क्या हायर क्या हो जाएगा, जीएवी। यहाँ पे कुछ और कुछ करने की, क्योंकि वैकेंसी थोड़ी है यहाँ पे। हाँ अगर यहाँ पे वैकेंसी होती तो वैकेंसी लॉस करके और फिर आपको आगे भी वो भी करना पड़ता, बराबर है। तो जो मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चन दे रखा है सबसे लास्ट जो एक्सरसाइज वगैरह जहां पे नया चैप्टर शुरू होता है, पीजीपी के जस्ट पहले, पीजीपी का जो पेज है उससे जस्ट पहले क्वेश्चन दे रखा है। वो क्वेश्चन देखोगे बच्चों का आंसर ही नहीं आता वहां पे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आई गेस 2 लाख रुपीज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का आंसर है, जो बच्चों का नहीं आता कुछ और आता है वहां पे। उसके पीछे रीजन क्या है कि वहां पे क्वेश्चन में दे रखा है फेयर रेंट फॉर लेट आउट पीरियड जो कि 9 months है। फेयर रेंट फॉर लेटर पीरियड जो कितना 9 months है, 1,50,000। तो आपको क्या करना है, 150 को कन्वर्ट करना पड़ेगा 12 महीने पर एनम के अंदर, तो वो 2 लाख रुपए या जो भी मतलब अमाउंट जितना भी होना चाहिए, मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं अमाउंट, उतना हो जाएगा। तो आप 9 महीने को 12 महीने में पहले फेयर, क्योंकि फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट ये सारे पर एनम होंगे, खाली जो एक्चुअल रेंट है वो आपको लेट आउट पीरियड लेना बेटा। एक सिंपल सा ये तरीका था, ठीक है। इफ एसओपी इज लेट आउट फॉर अ सिंगल डे इन द प्रीवियस ईयर देन ऑल्सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शैल बी कंप्यूटेड ट्रीटिंग एज एलओपी, कि भाई एक दिन के लिए भी अगर वहां पे लेट आउट कर रखा है जो एसओपी था, तो उसको आपको क्या करना है, वहां पे आपको अज्यूम करना है लेट आउट करके वैसे ही आपको कंप्यूट करना है। और जो रेंट लोगे वो लोगे आप फॉर लेट आउट पीरियड। बेटा ये आपका हो गया। अब दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में फटाफट बता देता हूं वहां पे, ठीक है। एक तो आता है आपका इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। एक तो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। सर व्हाट इज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, बेटा समझाता हूं आपको। सपोज ये आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी थी जो बेसिकली आपने बनाने के लिए आपने लोन लिया था। आपने लोन लिया था 1 अप्रैल 2017 को, आपने लोन लिया था ₹10 lakhs का लोन था। एट द रेट कितना परसेंट, 10% आपका इंटरेस्ट था। ये आपने लोन लिया था कब, 1 अप्रैल 2017, हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब ऑब्वियसली आपको पता है कि जैसे ही लोन लेते हो नेक्स्ट मंथ से आपका ईएमआई चालू हो जाता है, और ईएमआई चालू हो जाएगा मतलब आपको इंटरेस्ट का पेमेंट भी करना पड़ेगा इमीडिएटली। नेक्स्ट मंथ से आपका इंटरेस्ट का पेमेंट भी वहां पे चालू हो जाएगा। लेकिन आप इंटरेस्ट का डिडक्शन तो ले नहीं सकते क्योंकि आपका हाउस बनानी है। अब देखो आपका हाउस कंस्ट्रक्ट हुआ है, सपोज ये प्रीवियस ईयर 1920 है, और आपका हाउस का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, हाउस कंस्ट्रक्शन हुआ है, अच्छा यहां पे मैं डेट लिख देता हूं, ये 1 अप्रैल 19, 31 मार्च 20, बराबर है। ये आपका 31 मार्च
नीचे लिख देता हूँ ऐसे, ये 1 अप्रैल 19, ये 31 मार्च 19, ठीक है, ये खत्म हो। तो यहां पे मान लो सपोज एक डेट ले लेते हैं 1 अगस्त 2019 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ प्रीवियस ईयर 1920 में, मतलब ऑब्वियसली जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा तभी या तो आप खुद रह पाओगे या फिर उसको किराए पे दे पाओगे, उससे पहले तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आप ओनर कब बने हाउस प्रॉपर्टी के? आप सर ओनर बने हो वहां पे 1 अगस्त 2019 को, बेसिकली 1 अगस्त 2019। तो इस केस में बेटा जब कभी भी कंप्यूट करोगे तो म्युनिसिपल वैल्यू वगैरह वो आपको पूरा पर एनम नहीं लेना, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट पर एनम ने लेकर के आपको कितना लेना है, तो अप्रैल में नहीं था, अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, 4 महीने, तो आपको 8 मंथ्स का ही लेना है। बट उसकी बात नहीं हो रही, बात हो रही है इंटरेस्ट की। तो बेटा देखो यहां पे आप देखोगे ये डेट से इंटरेस्ट तो चालू हो गया होगा लोन के ऊपर, लेकिन आप उसका डिडक्शन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ही कंप्यूट करना इस साल स्टार्ट करोगे, ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कौन से ईयर से? जब आपका हाउस प्रॉपर्टी बनके तैयार हो गया 19-20, उससे पहले तो कर ही नहीं रहते। तो सर क्या कहने का मतलब आपका है, और आपने हर जगह देखा हो कंप्यूटेशन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, चाहे एसओपी हो एलओपी हो, सब जगह लगा हो इंटरेस्ट अक्रूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इंटरेस्ट अक्रूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो ये मान लो ड्यूरिंग द प्रीवियस जो इंटरेस्ट अक्रूड होगा उसका डिडक्शन मिल जाएगा, आगे भी जिस साल में इंटरेस्ट अक्रूड तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा। सर ये तो कहीं बोला ही नहीं गया कि इसके पहले का इंटरेस्ट का क्या सर? तो सर इसके पहले का इंटरेस्ट जो होता है उसको बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। और जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट होता है बेटा वो एक्यूमुलेट करके उसका डिडक्शन मिलेगा जिस साल आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है वो साल और उसके अगले 4 साल, मतलब टोटल 5 इयर्स के अंदर। बट क्वेश्चन आता है बेटा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहां से कहां तक कहलाएगा? तो बेटा आप समझो सिंपल सी बात है, आपने सब जगह पढ़ा होगा कि इंटरेस्ट अक्रूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इंटरेस्ट अक्रूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो जब आप इस साल का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालोगे तो इस साल का जो इंटरेस्ट अक्रूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 वो पूरा ले लोगे, मतलब वो इंटरेस्ट ले लोगे 1 अप्रैल 19 से लेकर के 31 मार्च। आप लैंग्वेज को समझो, 20 तक का इंटरेस्ट पूरा ले लोगे क्योंकि इंटरेस्ट लैंग्वेज का इंटरेस्ट अक्रूड ड्यूरिंग द, भले ये आपके पीरियड में हाउस प्रॉपर्टी नहीं बना लेकिन लैंग्वेज तो बोलता इंटरेस्ट, भले प्रॉपर्टी बन गया ना, इस साल बन गया 1 अगस्त को बन गया तो पूरे साल का इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट कहां तक हुआ सर? ये 31 मार्च तक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट लिया जाएगा। और स्टार्ट कब से होगा सर? स्टार्ट होगा 1 अप्रैल आपने जब लोन लिया है, जिस दिन आपने लोन लिया है उस दिन से लेकर के 31 मार्च इमीडिएटली प्रीसीडिंग द 30, ये लैंग्वेज समझो। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या बोलते हैं? प्री कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन पीरियड कहां से कहां तक आता है? तो वो होता है फ्रॉम डेट ऑफ टेकिंग लोन टू 31 मार्च immediately preceding the date of completion of कंस्ट्रक्शन। तो देखो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 1 अगस्त 2019 के, उसके इमीडिएटली पहले का 31 मार्च में, 31 मार्च 2019 है। सर ये क्यों 31 मार्च लिया जा रहा है, क्यों 31 जुलाई नहीं लिया है, वो मैंने आपको बता दिया क्योंकि 1 अप्रैल से जो इंटरेस्ट आपका आएगा वो इंटरेस्ट तो क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट अक्रूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ऑब्वियसली वो तो करंट ईयर में आ गया। तो इसके पहले मतलब 31 मार्च, जो भी लैंग्वेज ये बोलता है लॉ का कि जो कंस्ट्रक्शन, जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उसके इमीडिएटली पहले का 31 मार्च तक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड रहेगा। मतलब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 17 एंड होगा 31 मार्च 2019, मतलब 24 मंथ्स। और व्हाट विल बी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट? व्हाट विल बी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट? तो निकाल लेते हैं सर, सिंपल है।
10 लाख के ऊपर कितना परसेंट? 10%। और ये 1 साल का हो गया तो 2 साल का कितना हो जाएगा? मतलब 24/12। मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते तो भी चल जाता, या फिर आप ऐसे कर दो तो भी चलेगा। भाई 12 महीने का इंटरेस्ट होता है 1 लाख, तो फिर 2 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, हम भाई 6 महीने का इंटरेस्ट है तो 6/12 करते हैं ना, तो वैसे ही 24 मंथ्स का इंटरेस्ट है 24/12 कर दिया वहां पे। तो ये हो गया 1 लाख और 2 लाख हो गया टोटल। अब बेटा आप बात समझना, ये इंटरेस्ट अक्रू ड्यूरिंग द प्री, मान लो वी आर अज्यूमिंग लोन वहां पे रीपे नहीं हुआ है, तो ये इंटरेस्ट कितना होगा? तो सर ये होगा 10 लाख इंटू 10%, तो ये भी हो जाएगा 1 लाख। ये तो पोस्ट हो गया, ये इंटरेस्ट अक्रू ड्यूरिंग द प्री, और ये प्री हो गया। तो अब ये प्री का डिडक्शन होता है ना, ये डिडक्शन मिलता है, डिडक्शन इन 5 प्रीवियस ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम previous year in which construction completed। ये 1/5 मिलेगा, कितना? 1/5। तो देखो 2 लाख का 1/5 इंटू 1/5 है ना, कितना होता है? 4×5=20, 40,000। तो देखो एक तो 1 लाख ही हो गया, प्लस प्री भी आ जाएगा, कितना? 40,000। तो 19-20 के अंदर टोटल इंटरेस्ट का डिडक्शन कितना हो जाएगा सर? 1,40,000 का डिडक्शन 19-20 के अंदर इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। अगर ये आपका एलओपी है तो पूरा का पूरा 1,40 का मिल जाएगा, और अगर ये एसओपी है तो 30,000 का लिमिट तो अप्लाई होगा नहीं, क्योंकि लोन लिया 1/4/2017 के बाद में कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है, और तीसरा आपका कंस्ट्रक्शन भी 2 साल में तो कंप्लीट हो रहा है, 2.5 साल में तो कंप्लीट होता है, मतलब पूरा 2 लाख तक का डिडक्शन मिलता तो पूरा 1,40 का मिल जाएगा। तो जो आपका लिमिट है फॉर एसओपी, किसके लिए? एसओपी के लिए, ठीक है। फॉर एसओपी लिमिट कितना है आपका? लिमिट है 30,000 या फिर 2 लाख। बेटा ये जो लिमिट है ना, ये प्री प्लस पोस्ट, प्री 1/5 ऑफ प्री प्लस जितना भी आपका पोस्ट या इंटरेस्ट अक्रू ड्यूरिंग द प्रीवियस, ये दोनों मिला करके आपका मैक्सिमम 30,000 या मैक्सिमम 2 लाख रुपीस वहां पे अप्लाई होगा। मान लो ये 140 की जगह, मान लो ये एसओपी है, क्या बेटा? ये एसओपी है, और 140 की जगह ये 240 हो जाता। हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं कि 240 इंटरेस्ट वहां पे है, तो उस केस में बेटा दोनों मिला के 240 हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख से फिर तो मिलता। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अच्छा कब कब मिलेगा? तो 1920 1 साल हो गया, फिर 5 साल के लिए मिलेगा तो 1920, 2021, 21-22, 22-23 एंड 23-24, ये ऐसे वहां पे 5 साल तक मिलेगा। उसके बाद में खत्म हो गया ना 1/5। तो आपको ये भी देखना है कि कब वहां पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद में 5 साल क्या हो गए हैं, या कोई चौथा, पांचवा, तीसरा साल चल रहा है वहां पे। एक दूसरा कॉन्सेप्ट है वहां पे आपका बेटा, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट रहा है, दैट इज कि अगर कोई हाउस, इसमें अमेंडमेंट भी है आपका, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, ये मोस्टली होता है बेटा बिल्डर लोगों के केस में। किसी केस में जो बिल्डर वगैरह होते हैं, बिल्डर वगैरह केस में ऐसा होता है, ठीक है। बात समझना, एक एग्जांपल समझाऊंगा। ये मैं एक बिल्डर हूं, ठीक है, एआरपी बिल्डर्स, और हमने एक बिल्डिंग बनाई। सर ऐसी कैसी बिल्डिंग है? माई बिल्डिंग इज माई बिल्डिंग, नन ऑफ योर बिल्डिंग, है ना, फालतू बातें करना मत। 1 2 3, सर ऐसे कैसे नंबर है? माई नंबर सर, माई नंबर, नन ऑफ योर नंबर्स, बराबर। 5 और 6, 7 8 9 10 11 और 12 फ्लैट बनाए मैंने। कितने बनाए? 12 फ्लैट, 12 शॉप, जो भी बोल सकते हो वहां पे, शॉप से फ्लैट्स है, वट एवर इट इज। अब बेटा सिचुएशन क्या है कि ये ऊपर वाले जो है ना, ये सारे के सारे बिक गए, नीचे वाले बेच देते हैं, ये सारे के सारे बेच देते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे बिक गए, सोल्ड। तो बेचा वो तो इनकम पीजीपी में चला जाएगा, क्योंकि मैं बिल्डर हूं। अब ये जो ऊपर वाले हैं, ऊपर वाले बेटा वो बेचे नहीं है, वो स्टॉक में है। वो क्या है? मेरे स्टॉक में है। अरे क्या है भाई, ये सारे के सारे, ठीक है, ठीक है,
1 to 6 आर व्हाट? स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड। ऑब्वियसली बेचूंगा मैं उनको, बेचने के लिए बनाए। लेकिन स्टॉक इन ट्रेड 1 to 6 में मैंने क्या किया है, फ्लैट नंबर या फ्लैट या शॉप नंबर जो भी है 1 and 2 वो मैंने लेट आउट कर रखे हैं, वो मैंने क्या कर रखा है, लेट आउट। अब बच्चे बोलेंगे सर ये लेट आउट कर रखे हैं तो जो इनकम आएगा पीजीपी में जाएगा। बेटा वो पीजीपी में नहीं जाएगा, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। सर ऐसा क्यों सर? अरे बेटा उसका मेन काम प्रॉपर्टी लेट आउट करना नहीं है, उसका जो मेन काम है वो प्रॉपर्टी बेचना है, फ्लैट्स बेचना है, वो स्टॉक इन ट्रेड है उसको बेचता है, तो इसलिए लेट आउट करेगा तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा 1 and 2 का। एंड जो 3, 4, 5 and 6 है, ठीक है, वो लेट आउट नहीं, खाली पड़े हुए, नॉट लेट आउट। अगर ये भी लेट आउट होता तो जो इनकम आता वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली उसको तो बेचना है लेकिन नहीं बेचेगा तो कुछ ना कुछ करेगा ना, तो इसलिए उसने किराए पे दे दिया, तो जो रेंटल इनकम आ रहा है दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन बेटा यहाँ पे ये किराए पे नहीं दे रखे हैं, बेचने के लिए रखे हुए या किराएदार नहीं मिले तो नॉट लेट आउट। अभी क्या होता था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डीएलओपी मान लेता था। क्या मान लेता? डीएलओपी। और वहां पे उसके ऊपर एनुअल वैल्यू कंप्यूट करके और उसके ऊपर क्या लगा दिया जाता था, टैक्स लगा दिया। बेटा नाइंसाफी है, गलत है ना, गलत नहीं है। वैसे बिल्डर मरे जा रहे हैं, और कौन सा ऐसा बिल्डर है जो बनाते ही सारे के सारे फ्लैट बिक जाते हैं उसके? दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल कि सारे के सारे बिक जाए। यार टाइम लगता, पता नहीं कितना टाइम लगेगा वो। तो सरकार ने एक रिलैक्सेशन दिया था कुछ टाइम पहले तक कि बेटा जिस जिस टाइम पे इस बिल्डिंग का, ये बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, जिस टाइम इस बिल्डिंग का वहां पे सीसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट वहां पे मिलता है, ठीक है। सीसी रिसीव्ड हुआ था सपोज फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2017 को, पार्ट ऑफ द सीसी या सीसी मिला 1 अप्रैल 2017। तो क्या बोला जाता है कि भाई यहां पे इनका है जो एनुअल वैल्यू है, एनुअल वैल्यू shall be taken as nil। लेकिन कब तक? फॉर अमेंडमेंट आया है फाइनेंस एक्ट, ये फाइनेंस एक्ट 2000, आगे जो बता रहा हूं अमेंडमेंट है फाइनेंस एक्ट, पहले 1 साल था अभी बढ़ा दिया वहां पे, ठीक है। अमेंडमेंट एमसीक्यूज में आ सकता है बाय फाइनेंस एक्ट 2019, ठीक है। क्या बोला गया? फॉर 2 इयर्स, ग्रीन में लिखा मतलब अमेंडमेंट है ना, 2 इयर्स फ्रॉम, कहां से 2 इयर्स, कहां से? फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सीसी इज रिसीव्ड, सीसी इज रिसीव्ड, सीसी इज रिसीव्ड। तो बेटा अगर आप देखोगे क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको ऊपर ही बताया कि यहां पे सीसी कब मिला है बेटा, तो जो सीसी मिला है 1 अप्रैल 2017। अब मैंने जानबूझ के स्टार्टिंग का डेट लिया है, तो इसको देखो फायदा है, ये साल तो वैसे ही एनुअल वैल्यू क्या लेना है, नील लेना है। और अपने को कहां से 2 साल कहां से काउंट कर, 2 साल करने हैं वहां से एंड से, मतलब 31 मार्च 2018 से 2 साल काउंट करने। ये तो नील ही आएगा क्योंकि देखो बाय डिफॉल्ट सीसी मिला, सीसी किसी भी दिन मिल सकता था, 31 मार्च को भी मिल सकता था, लेकिन अपने को 2 साल कहां से लेने हैं, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सीसी इज रिसीव्ड, बराबर है। तो इन दैट केस ये 1 साल 1 ईयर मतलब 31 मार्च 2019, और ये 2 साल 2 इयर्स मतलब 31 मार्च 2020। भी एनुअल वैल्यू क्या लेना है आपको, एनुअल वैल्यू नील लेना है। डीएलओपी वहां पे मान लेंगे, यहाँ पे एक नील और ये एनुअल वैल्यू नील लेना है, ठीक है। हाँ 31 मार्च 2020 के बाद में वहां पे डीएलओपी कंसिडर करके और जो भी म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट वो आपको वैसे करके एनुअल वैल्यू लेना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? तो ये आज का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी था बेटा, अच्छे से पढ़ लेना, आप पढ़ लेना अच्छे से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कॉपी वॉपी जो भी बोला है वो कॉपी भी कर लेना आप अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये आपका आज का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का टॉपिक था, जो मैंने फटाफट एकदम जितना जल्दी जितना अच्छे से हो सकता था सारे पॉइंट इस चैप्टर के कवर करते हुए मैंने करवा दिया है।
तो पूरा लेक्चर देखने के बाद में आप मॉड्यूल से क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत अच्छे से उसके सीक्वेंस के अंदर मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं, बराबर है। आप इतना कर लोगे तो सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा भी आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहीं से भी, जो भी आपके ऑथर की कोई बुक ले रखी है या जो भी आपकी टीचर की आपकी क्लासेस की बुक है वहाँ से आप करना चाहो तो आप वहाँ से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जाने से पहले मैं आप दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट फिर से करना चाहूँगा कि अगर वास्तव में आपको लग रहा है कि एक इनिशिएटिव लिया गया है बच्चों के लिए जो वास्तव में मतलब तारीफ के काबिल है ना। वैसे मैं खुद की तारीफ खुद ही कर लेता हूँ वहाँ पे, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि अप्रिशिएट करना चाहिए तो मुझे डेफिनेटली अप्रिशिएट वहाँ पे आप करोगे। कैसे करोगे? आप करोगे अगर इस वीडियो को लाइक करते हो। पहले भी 2 वीडियोस वास्तव में जो उम्मीद थी उससे अच्छे वहाँ पे लोगों ने देखा है, लाइक्स भी बहुत अच्छे आए हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट जो वीडियो के व्यूज़ है उसके 20% से ज़्यादा लाइक आ गए, तो बहुत अच्छा माना जाता है वहाँ पे। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे और आप मैक्सिमम इसके ऊपर लाइक कीजिए, आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लोगों को भी ये वीडियो भेजिए, टेलीग्राम चैनल या आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, फैमिली ग्रुप्स नहीं है जो बच्चों के होते हैं, जो आपके आईटी ओटी के अंदर जो सीए इंटर के जो है आपके क्लासेस के जो ग्रुप्स वगैरह है। ऑब्वियसली क्लासेस वाले सर को बोलोगे तो बुरा लगेगा, अनऑफिशियल ग्रुप भी आप लोगों के होते हैं, मुझे पता है ये चीज़ें, तो उनको भेजिए ताकि और भी लोगों को बेनिफिट मिले। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वहाँ पे जैसे मेरा लास्ट वहाँ पे बोलने का तरीका है कि पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया, इसलिए पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए। तो आज का लेक्चर से मैं आप सभी लोगों से मैं विदाई लेता हूँ दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। टेक्स गुरुकुल की इस डीटी की पाठशाला के अंदर जो महामैराथन का जो डे 3 है उसके अंदर, बराबर है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में पीजीपी के साथ में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। कैसे पढ़ाएंगे? ये वीडियो शेयर करके, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। अच्छा लगता है मुझे आप सब लोगों से इस तरीके से आप लोगों की मदद करना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। गुड हैव अ गुड डे, गुड नाइट, जब भी आप लेक्चर देख रहे हैं। टेक केयर बेटा।